ये वीडियो इतनी लंबी इसीलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी थिंकिंग समझाई है। ठीक, अपना प्रोसेस ऑफ थिंकिंग मैं कैसे सोचता हूँ, कैसे मैं डिसाइड करता हूँ कौन सी स्टाइल देनी है, कौन सी नहीं देनी है, क्या अवॉइड करना है। सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाई हैं जिसका यूज़ करके हम लोग रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाते हैं। ठीक, इसीलिए ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है। नहीं तो अगर मैं चाहूँ इस प्रोजेक्ट को 15 मिनट में भी बना के इसको अपलोड कर सकता हूँ, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, 15 मिनट में पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन फिर उसमें बच्चों को समझ नहीं आएगा कि मैंने क्यों किया है, आखिर कर तो दिया है, मैंने क्या किया है तो दिख रहा है, लेकिन क्यों किया ये नहीं समझ आएगा। तो अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल डेवलपर कैसे स्टाइल करता है, ठीक, कैसे चीज़ों को सोचता है, कैसे डिज़ाइन को देखता है, समझता है, फिर उसको कोड करता है, ठीक, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बहुत कुछ वैल्यू मिलेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, पिछली वीडियोस में हमने देखा फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। हमने एकदम इन डेप्थ जाके देखा फायरफॉक्स के टूल्स में कैसे हमारे एलिमेंट्स श्रिंक होते हैं फ्लेक्स आइटम्स जब बन जाते हैं तो, और कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग एक टॉपिक ही नहीं, एक ऐसा टूल है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने लेआउट्स बनाने में, और वो बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि अभी हम लोग ये वाला लेआउट बनाएंगे, ये अभी स्क्रीन पे आ जाते हैं हम। तो इस लेआउट को मैंने चूज़ किया है frontendmentor.com से, .io है, .com नहीं है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसकी स्टार्टर फाइल्स मैंने डाउनलोड कर ली है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे लिख के आ रहा है अब, इट लुक्स लाइक यू हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस चैलेंज। फिर इसको अगर विजिट करोगे तो भी यहाँ पे आएगा डाउनलोड स्टार्टर फाइल्स। तो जब इस स्टार्टर फाइल्स को डाउनलोड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये जिप फाइल रहेगी। इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है तुम्हें, ठीक। एक्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा फोल्डर मिल जाएगा। अब इसके अंदर की सारी फाइल्स मैंने कट करके दूसरे फोल्डर में डाल दी हैं। तो वो कौन सा फोल्डर है जहाँ पे मैंने डाली है, मैंने एक प्रोजेक्ट CSS प्रोजेक्ट्स का एक फोल्डर बनाया है। उसमें मैं सारे CSS के प्रोजेक्ट्स जो भी वीडियो में पढ़ाता हूँ वो बनाता हूँ। आप भी ऐसे प्रोजेक्ट बना लीजिए, जैसे QR कोड वाला किया था, यूट्यूब का जो हेडर था हैशटैग का वो किया था। अभी ये वाला फोल्डर मैंने बना लिया है, कॉलम प्रीव्यू कार्ड कंपोनेंट, ये मैंने बना लिया। और फिर यहाँ पर फ्रंट एंड मेंटर फाइल्स के अंदर वो सारी फाइल्स डाल दी हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे मिली थी, ठीक। तो आप भी यहाँ पे डाल दीजिए सारी फाइल्स, फ्रंट एंड मेंटर फाइल्स के नाम से फोल्डर बना के। और फिर इसी के अंदर मैंने index.html क्रिएट कर लिया और style.css क्रिएट कर लिया। अब इसको मैंने ओपन विथ VS कोड कर लिया, राइट क्लिक करके ऐसे। तो मेरा VS कोड में यहाँ पर दिखा रहा है, ये है, ठीक। और फिर यहाँ पर index.html और style.css यहीं से क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा बॉयलर प्लेट कोड लिख के और ये कर दिया है। ये पूरा स्टार्टिंग कोड मैं दे दूंगा आपको ये पूरा सब कुछ डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहें तो स्क्रैच से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इतना स्टार्टर कोड दे दूंगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसको मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया है और इसको क्रोम में नहीं खोलते हैं, इसको मैंने फायरफॉक्स में खोल के रखा है। तो फायरफॉक्स में क्यों खोल के रखा है, अभी अभी हमने फ्लेक्स बॉक्स सीखा है पिछली वीडियो में, ठीक। तो अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हैं, पिछली वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत ही इन डेप्थ मैंने समझाया है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको पता नहीं होगा जो जो चीज़ें मैंने बताई है, बहुत ही इन डेप्थ समझाया है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है फ्लेक्स बॉक्स में तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ पर मैंने ये फायरफॉक्स का डेव टूल्स भी दिखाया है कि कैसे फायरफॉक्स का डेव टूल कितना ज़्यादा रिच है CSS के मामलों में। क्रोम के डेव टूल्स में उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं फ्लेक्स बॉक्स विजुलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फायरफॉक्स खोल लिया है और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट। दो पार्ट्स में दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे, ये डिज़ाइन के अंदर जाओगे, ये क्या है, हाँ ये ऐसा है कुछ, डेस्कटॉप में कुछ ऐसा रहेगा। और यहाँ पर ये भी डेस्कटॉप ही है, ये भी डेस्कटॉप है, ये मोबाइल है, ये देखो ऐसे लंबा सा मोबाइल में एक के ऊपर एक ऐसा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो इमेज है ना, इसको भी राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लो। ये लाइव सर्वर होगा ही नहीं ये, कोई बात नहीं, लाइव सर्वर के साथ नहीं ओपन हो रहा है तो इसको तुम सीधा फोल्डर से जाके ओपन कर लो।
इसको राइट क्लिक करो, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन आ जाएगा, तो तुम्हारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर खुल जाएगा। अब इसको तुम क्रोम में सीधा खोलो। क्रोम में क्यों खोल रहे हैं, हम लोग फोटोज़ ऐप में भी खोल सकते हैं, लेकिन क्रोम में खोलेंगे तो हमें कलर्स पता चल जाएंगे, कौन कौन सा कलर यूज़ हुआ है। तो इसको अगर ड्रैग करके ड्रॉप कर दोगे इमेज को यहाँ पर, ये देखना सीधा क्रोम में खुल गई है, ठीक। और अब अगर मैं जो मेरा कलर पिकर है इसका एक्सटेंशन का यूज़ करूँगा तो ये मुझे कलर बताएगा, ठीक। अब ये देखो, ये यहाँ पर बता रहा है इनेबल द फाइल यूआरएल एक्सेस, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो आप में भी ये पूछ सकता है, पूछेगा, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये पूछेगा, इसको फाइल का एक्सेस देना पड़ेगा। वेबसाइट्स का नॉर्मली एक्सेस रहता है इसके पास, जो हमारे पास सीधा फोल्डर के अंदर फाइल रखी है उसके पास एक्सेस उसका नहीं होता है फाइल्स का। तो क्या करना है, सीधा एक्सटेंशन वाले इसमें जाओ, इस पर क्लिक करो, यहाँ पर मोर एक्शंस, ऑप्शंस, ठीक। ऑप्शंस में जाओगे तो इसके ऑप्शंस में नहीं जाना है, मैं गलत जगह पहुँच गया हूँ। फिर से जाओ, यहाँ पर मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करो। अब इस कलर पिकर को ओपन करोगे, यहाँ पर डिटेल्स पे क्लिक करोगे, ऐसे ओपन हो जाएगा ये। और फिर ये अलाउ एक्सेस फाइल यूआरएल्स, इसको तुम्हें ऑन कर देना है। इसको जब ऑन करोगे तभी ये तुम्हारी फाइल्स से कलर को पिक कर पाएगा जो कि फोल्डर में रखी हैं फाइल्स। तो अभी एक बार रिलोड करते हैं इसको, अभी भी बोल रहा है कि इसको एक्सेस नहीं मिला, तो रिलोड कर लिया मैंने, तो फिर अब ये कलर पिक कर लेगा, देखो ये। तो हमने इसको इसलिए खोला है ताकि हम लोग कलर को पिक कर सकें। कलर को वैसे पिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा होगा किसी फाइल में, रीडमी टेम्पलेट स्टाइल गाइड, यहाँ पर कलर्स यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है। ब्राइट ऑरेंज के लिए इन्होंने कलर रखा है, तो ये जो ब्राइट ऑरेंज है, और फिर डार्क सयान है, सायान जो ही पढ़ते होंगे, ये है, फिर ये है वेरी डार्क। तो ये तीनों का इन्होंने कलर कोड दे रखा है, तो चाहो तो यहाँ से यूज़ कर लो, नहीं तो वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता कि कौन सा यहाँ पर दिया गया है, ठीक। यहाँ पर 3 ही कलर है मेनली, तो 3 आराम से पता चल जा रहा है। जब हमारे डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखा होता है, तो हम समझ नहीं पाते कौन सा क्या कलर है, ठीक। तब उस केस में सीधा पिक कर लोगे तो ये काम हो जाएगा। चलो हम लोग पिक करके करते हैं, ठीक। तो अब मैं अपने index.html फाइल में आ जाता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखते हैं। तो लिखने से पहले तुम्हें एक बार डिज़ाइन को देखना होता है कि डिज़ाइन क्या है, कैसे तुम इसको स्टाइल करोगे, HTML कैसे लिखोगे। तो देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये मोबाइल डिज़ाइन है। मोबाइल डिज़ाइन सिंपल है, एक डिव रखो, दूसरा डिव, तीसरा डिव, 3 डिव रख दोगे, आराम से बन जाएगा, तुम्हारा पूरा डिज़ाइन बन जाएगा। एक डिव, दो डिव, मतलब तीनों को हाइट कुछ दे दोगे, ये वाइट कर दिया। तो देखो ये सारे का कलर तो वाइट हो गया, लेकिन एंकर टैग का कलर वाइट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर आके क्लिक करके देखोगे तो ये जो है ये इनहेरिट तो कर रहा है, अगर यहाँ पर आके देखोगे तो इनहेरिट तो करेगा, ये इनहेरिटेड फ्रॉम डिव, ठीक। देखो इनहेरिटेड फ्रॉम डिव है, कलर वाइट ये है, ठीक। लेकिन इसको ओवरराइट कर दिया है यूज़र एजेंट ने, यूज़र एजेंट यानी कि ब्राउज़र ने उसके ऊपर एक और CSS की फाइल लगा दी है। यहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ, इधर है यूज़र एजेंट, और फिर होगा यही है, मतलब यही वाला है। तो ये इसका कलर अप्लाई हो रहा है, टेक्स्ट विजिटेड करके इसने कुछ एक कलर वेरिएबल क्रिएट किया होगा, फिर उसको यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। CSS में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, बताऊंगा कि क्या होता है CSS वेरिएबल, हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको ब्राउज़र ने ओवरराइट कर दिया, मतलब ब्राउज़र नहीं चाहता इसका कलर मतलब किसी से इनहेरिट हो, तो हम लोग बता सकते हैं, चलो चल के बता देते हैं। जो हमारा एंकर टैग है उसका कलर इनहेरिट हो, इनहेरिट यानी कि जो पेरेंट है उससे इनहेरिट हो। तो अभी इसका पेरेंट जहाँ पर भी है ये है, ये तो इससे इनहेरिट हो रहा है। इसका जो डायरेक्ट पेरेंट है वो तो कार्ड है, ठीक, लेकिन ये कार्ड करके है, लेकिन जो इसका वो पेरेंट है, मतलब पेरेंट का पेरेंट है जहाँ पर कलर दिया है, तो वहाँ से इनहेरिट हो रहा है, तो कहीं से भी इनहेरिट कर सकता है जहाँ से भी उसको मिल जाए। तो बस मैंने ये कर दिया, तो तुम्हें अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। अलग से अगर वाइट दे दोगे
तो अभी वाइट हो जाएगा, वाइट हो गया है। लेकिन अगर मैं अभी कंटेनर पे चल के कोई बैकग्राउंड बोल रहा हूँ, कोई कलर दूसरा दे देता हूँ, जैसे कि मान लो मैं येलो दे देता हूँ, तो देखो सब चेंज हुआ, ये नहीं चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पर वाइट है अलग से। तो इसीलिए इनहेरिट हम लोग को रखना है इसका कलर, और हमें डुप्लीकेशन को अवॉइड अवॉइड करना है, मतलब एक बार लिखें और सब जगह काम हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर येलो ग्रीन कर देता हूँ तो देखो इसका भी कलर चेंज हो गया क्योंकि इनहेरिट कर रहा है, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग इनहेरिट करवा सकते हैं। तो इनहेरिट करवा दिया मैंने। तो अब ये तो हो गया हमारा एक कार्ड, पूरा पूरा विड्थ ले रहा है बड़ा सा। तो अब हम इसको चलो डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके 3 कार्ड्स क्रिएट करते हैं। और ये ऑरेंज कार्ड वाली क्लास को चेंज करके सायान ये वाली क्लास दे देते हैं, या ग्रीन ही मुझे दिख रहा है तो मैं ग्रीन दूंगा और डार्क ग्रीन देता हूँ। एक तो बोल नहीं पा रहा हूँ उसको, पता नहीं क्या है, सही है क्या गलत है। मैं सीधा डार्क ग्रीन कर दूंगा, ग्रीन कर देता हूँ बस। तो अब अगर देखोगे तो ये सारा एक के बाद एक है नीचे। तो इसको चलो बैकग्राउंड कलर दोनों का दे देते हैं खुद का, जो भी है, ग्रीन और डार्क ग्रीन। ग्रीन कार्ड ये हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस का यूज़ करके बस केवल बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो अब अच्छा, इसके अंदर का कंटेंट भी अलग है, तो अभी कंटेंट अलग कर देंगे। पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें कुछ दिखने लगे। अभी तो एकदम से वाइट वाइट हो गया सारा कुछ। तो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है, और फिर इसको हटाओ, फिर से इस वाले कलर को चूज़ करो, डार्क ग्रीन। इसको डुप्लीकेट कर लिया है, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से कोई भी लाइन एकदम से डुप्लीकेट होके नीचे आ जाती है, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो। तो यहाँ पर इसका कलर पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। तो तीनों को कलर हो गया है। अब ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि मोबाइल में होता है। मोबाइल में देखो कुछ सिमिलर सा दिख रहा है ना। मोबाइल में कहाँ है, ये देखो एक के बाद एक है। तो मोबाइल जैसा दिख रहा है, तो चलो पहले मोबाइल ही बना लेते हैं, है ना। मोबाइल बना ले, मोबाइल डिज़ाइन ही पहले बना लेते हैं। तो चलो मोबाइल बनाते हैं पहले। तो इसमें देखोगे तो ये सही है एकदम, साइड साइड से भी थोड़ा बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी के ऊपर मार्जिन होता है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्जिन है। तो क्या करें, बॉडी का मार्जिन यूज़ करें कि उसको हटा दें। चलो बॉडी का मार्जिन हटाते हैं, हम अपने पेरेंट के ऊपर पैडिंग देते हैं। बॉडी का जो मार्जिन है, बॉडी का मार्जिन नॉर्मली हटा ही देना चाहिए, क्योंकि बड़े लेआउट्स बनाएंगे तो वो दिक्कत करेगा, ठीक। अभी छोटा है तो इसमें बिना दिक्कत के भी चल सकता है काम। तो यहाँ पर मार्जिन 0 कर देते हैं। तो अब ये सारा साइड्स में टच हो गया। अब मुझे साइड्स में टच नहीं कराना है, मुझे कुछ ऐसा कराना है, थोड़ा सा दूर दूर हो, ठीक। सारे कार्ड्स दूर हों। तो मैं क्या करूँगा, अपने कार्ड के ऊपर पैडिंग दे दूंगा। कार्ड कंटेनर है जो, ठीक। तो कार्ड्स कंटेनर, यहाँ पर मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग 1 REM मतलब 16 पिक्सल, बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होता है ये। तो ये लगभग उतना ही हो गया है मार्जिन हमारे इसमें भी, ठीक। और ऊपर नीचे का अभी इग्नोर कर दो, ऊपर का उतना ही रहने दो, बाद में सेंटर कर लेंगे तो पूरा एकदम से सेंटर आ जाएगा। इसमें एकदम से सेंटर है, जो भी व्यू पोर्ट है उसके सेंटर में है, और ये डेस्कटॉप भी सेंटर में है। तो सेंटर में हम लोग अभी बाद में कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ऐसे, ठीक। अब क्या करें, अब देखो एक तो ये हम लोग, चलो पहले इसको कैपिटलाइज करते हैं, ठीक। मोबाइल डिज़ाइन खोल लो, मोबाइल डिज़ाइन ये है, और इसको कैपिटल करो। तो कार्ड के अंदर जो H2 है उसको कैपिटल करना है। तो कार्ड, अभी कार्ड को हमने कोई स्टाइल ही नहीं दिया है, कार्ड क्लास का हमने यूज़ ही नहीं किया है। अभी तो हम लोग केवल बैकग्राउंड कलर दे रहे थे। तो कार्ड को मैं देता हूँ, कार्ड से पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ,
मैं जो भी ये होती हैं बॉडी की स्टाइल्स, एंकर टैग की स्टाइल्स, ये मैं ऊपर लिखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये सारी मतलब डिफ़ॉल्ट को रिसेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसको ऊपर रख दिया। ठीक, तो अब मैं एक कार्ड के अंदर का जो H2 है, कार्ड के अंदर का H2 कैसे सेलेक्ट करेंगे? कार्ड स्पेस H2 अगर ऐसा कर दोगे तो ये अब इस सेलेक्टर का मतलब है ये दो दो का कॉम्बिनेटर है, मतलब दो सेलेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ये क्लास सेलेक्टर है, ये एलिमेंट सेलेक्टर है। तो अब ये बता रहा है कि ऐसा H2 सेलेक्ट करो जो कि डॉट कार्ड के अंदर हो। तो कार्ड के अंदर यही वाला H2 है हमारा, कौन सा? ये वाला है, यहाँ पर ये वाला है और इधर ये वाला है। ठीक, ये कार्ड हमारा डिव है, ठीक, डॉट कार्ड वाली डिव। फिर उसके अंदर हमारा H2 है, जो उसको तुम्हें करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक, देखो अपर केस है यहाँ पर, ये कर दोगे तो देखो सारा कैपिटल लेटर में हो गया। ठीक, अब ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने, ये नई प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने पहले नहीं देखी थी। ठीक, तो इसकी और भी वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पर। अगर देखो कैपिटलाइज, तो देखो इसको हमने HTML के अंदर देखो बस यही लिखा है, हर एक स्मॉल केस में, सारा स्मॉल केस में। लेकिन इसको ऑटोमेटिक ये कैपिटलाइज भी कर रहा है, मतलब फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया इसने। ठीक, तो हमारे HTML के अंदर अगर तुम सारा स्मॉल लेटर में लिख रहे हो तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये कैपिटलाइज करके और अपर केस करके। कैपिटलाइज का मतलब होता है फर्स्ट लेटर को केवल तुम्हें अपर केस करना है, और अपर केस का मतलब होता है सारे लेटर्स को तुम्हें अपर केस कर देना है। तो अगर मैं इसको कैपिटल लिख दूं ऑलरेडी तो क्या होगा? तो मैं इस बीच वाले H2 को यहाँ पर कर देता हूँ SEDANS। ठीक, तो ये मैंने इसको कैपिटल कर दिया, तो अभी कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं हटाता हूँ, तब देखना, तब ये सारे स्मॉल हैं, ये कैपिटल लेटर है। अब अगर मैं चाहूँ इसको लोअर केस करना, देखो ये मैं लोअर केस कर रहा हूँ, तो ये लोअर केस हो गया है। ठीक, ये लोअर केस हो गया है। और अगर मैं इसको ऐसा करके लिखता, इसको मैं कर देता हूँ केवल, इसको फर्स्ट वाले को मैं कैपिटल लेटर करता हूँ, और फिर यहाँ पर आके ये लोअर केस है, तो देखो ये तो भी सारा लोअर केस हो गया है। ठीक, तो ये तुम चाहे जैसा लिखो, मतलब क्या बोलते हैं, तुम चाहे कैपिटल लेटर लिखो चाहे स्मॉल लेटर लिखो HTML के अंदर, उसको तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अगर अपर केस अभी करोगे तो देखना ये सारा अपर केस हो गया है। ठीक, तो हम HTML के अंदर चाहे जैसा लिखो। इसमें मान लो तुमने N को भी कैपिटल कर दिया था। ठीक, N को कैपिटल कर दिया था, N था A था, A को मैंने कैपिटल कर दिया यहाँ पर। तो अगर मैं इसको लोअर केस कर देता हूँ सबको, तो देखो सारा लोअर केस हो गया। तो ऐसे हम लोग अपर केस लोअर केस कर सकते हैं। ठीक, हम लोग सीधा CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके अपने किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो HTML के अंदर कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है। HTML के अंदर सीधा स्मॉल लेटर लिखो, यहाँ पर तुम आके अपर केस दे सकते हो। तो अपर केस मैंने कर दिया, सारा बड़ा केस हो गया है, मतलब कैपिटल लेटर। अब ये फॉन्ट फैमिली इसकी अलग है, हमारी अलग है। तो चलो पहले फॉन्ट फैमिली को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली कैसे सही होगी? चलो यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने कुछ दिया होगा शायद, ये इमेजेस है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल गाइड, फॉन्ट स्टाइल गाइड, लेआउट हो गया, प्राइमरी हो गया, फॉन्ट फैमिली, ये है फॉन्ट फैमिली। इसका लिंक कॉपी करो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक तो हमने खुद से ही अभी क्या किया था, जैसे हमने पिछली वीडियोस में क्या किया था, फॉन्ट फैमिली ऐसे करके हमने यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग थे वही दे रहे थे, जैसे कि कर्सिव हमने दिया था, कई बार यूज़ किया है कर्सिव, तो सारा ऐसा हो गया। हमें एग्जैक्ट ही अगर चाहिए तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर हमें ये फॉन्ट फैमिली दी होती है। ठीक, तो क्या नाम है इसका फॉन्ट फैमिली का? यह है नाम लेक्सेंड जो भी है। ठीक, डेका
तो इसका नाम तुम कॉपी करो। ठीक, मैं बताता हूँ कैसे हम लोग, अभी चलो हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल फॉन्ट फैमिली को कैसे इंक्लूड करते हैं अपने HTML के अंदर, और फिर CSS के अंदर इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इसका मैंने नाम कॉपी कर लिया है। तो देखो ये गूगल फॉन्ट ही है, तो मेनली जो हम लोग फॉन्ट्स यूज़ करते हैं गूगल फॉन्ट से ही यूज़ करते हैं। गूगल के पास बहुत सारे फॉन्ट्स का कलेक्शन है, वहाँ से यूज़ करेंगे। तो इसका नाम अगर तो इसका नाम अगर पेस्ट कर दोगे यहाँ पर और सर्च कर दो सीधा गूगल फॉन्ट गूगल या गूगल फॉन्ट कुछ भी डाल दोगे, ये fonts.google.com खुल के आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ बहुत कुछ दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ से ये तुम्हें सेलेक्ट करना है कि कौन सा फॉन्ट वेट कौन कौन सा चाहिए तुम्हें। ठीक, तो फॉन्ट वेट तुम्हें कौन कौन सा चाहिए, 400 और 700 दो ही फॉन्ट वेट यूज़ हुआ है, तो दो ही यूज़ करो तुम भी, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो फॉन्ट 400 मैंने सेलेक्ट कर लिया और 700 सेलेक्ट कर लिया, चाहो तो 600 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस एक्स्ट्रा लोड होगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है और इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, तो नॉर्मली हम लोग लिंक का यूज़ करके करते हैं, ये ज़्यादा सही है। ठीक, तो इन दोनों लिंक्स को कॉपी कर लो, जितना भी इसने दिखाया है इसको कॉपी कर लो। ये मैंने कॉपी कर लिया पूरे पूरे, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर आओगे तो जैसे लिंक CSS है ना, उसके ऊपर नीचे कहीं भी दे दो, ये जो भी कॉपी किया पूरा पेस्ट कर दो आके, और Shift Alt F करके इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दो, तो नई लाइन में आ जाएगा। तो हमने ये एक्सटर्नल फॉन्ट को इंक्लूड कर लिया है, जितना भी यहाँ पर था सारा ये कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। ये हमारे HTML के अंदर एक्सटर्नल फॉन्ट इंक्लूड हो गया। अब उसको यूज़ करने के लिए तुम्हें इसको कॉपी करना है, ये फॉन्ट फैमिली। अभी तक हम लोग फॉन्ट फैमिली बस केवल कर्सिव दे रहे थे, सैंस सेरिफ दे रहे थे, तो अभी हमने ये कर लिया है, एक्सटर्नल फॉन्ट्स फैमिली को इंक्लूड कर लिया, तो हम लोग उस फैमिली को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर Ctrl+V करेंगे तो अभी चल के देखना हमारा जो आउटपुट है, ये देखो ये कुछ तो डिफरेंट है। ठीक, इससे कुछ डिफरेंट है जो कि हमारे स्टाइल के अंदर था। ये देखो इसका फॉन्ट फैमिली और हमारा फॉन्ट फैमिली ये सिमिलर भी है लेकिन डिफरेंट है, इसका थोड़ा पतला और लंबा है। ठीक, तो हमें गूगल पे शायद एग्जैक्ट वही नहीं मिला है, क्योंकि हमें जो मिला है वो उसका नाम है लेक्सेंड, LEXEND, ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे ना। हाँ, लेकिन जो हमारे इसमें मेंशन्ड है ये क्या है, ये डेका करके है। ठीक, तो हम सीधा इस वाले इसको भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक, ये मैंने कॉपी कर लिया इसको, और फिर ये बिग शोल्डर्स डिस्प्ले, तो दो है, मतलब दो फॉन्ट फैमिली है, दो अलग अलग फॉन्ट फैमिली है। ठीक, तो शायद जो फॉन्ट फैमिली यहाँ पर है ये लेक्सन डेका नहीं है, ये दूसरी वाली फॉन्ट फैमिली है। ठीक, तो इसको तुम कॉपी करके लेक्सन डेका जो भी है, इसके लिंक को मैंने कॉपी कर लिया, जो इसके फ्रंट एंड मेंटर के उसमें मेंशन था, उसको कॉपी कर लिया, और फिर यहाँ पर भी आके इसको रिप्लेस कर सकते हो। कहाँ तक, बस केवल यहाँ तक, बस यहाँ तक करना है। ठीक, देखो जो हमारी लिंक है विंडोज़ भी अगर दबाता हूँ मैं, तो देखो ये यहाँ तक है। ठीक, तो fonts.google.com/ जो भी है, फिर यहाँ तक करके ये पेस्ट कर दो। अब अगर चल के देखेंगे तो हल्का सा डिफरेंट हुआ है। ठीक, Ctrl+Z करेंगे तो ऐसा है कुछ, Ctrl+Shift+Z करेंगे तो हल्का सा डिफरेंट हुआ है। ठीक, तो लेक्सेंड और लेक्सेंड डेका में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैंने बस यहाँ तक रिप्लेस कर दिया है उसको, जो हमारे स्टाइल गाइड के अंदर था। लेकिन ये जो है इसका फॉन्ट साइज अलग है, तो इसका फॉन्ट साइज मुझे लग रहा है ये वाला है, तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो सीधा ऐसे करो कॉपी। ठीक, मैंने फॉन्ट फैमिली को का लिंक जो है इसको कॉपी कर लिया, और फिर यहाँ पे आके ये फिर से लिंक CSS ही कर दो। ठीक, लिंक CSS कर दोगे। ठीक, और फिर जो CSS फाइल है ना, यहाँ पर सीधा वो लिंक डाल दो, ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हो।
बस ये तुम्हें लिंक मिलना चाहिए कहीं से। जैसे कि अब गूगल से हम लोग कर रहे थे ना, तो लिंक हमें ये एच के अंदर मिलता है, ये एच के अंदर है लिंक। तो ये है, ये जो CSS का है इधर, ये वाला लिंक है। तो लिंक CSS कर दिया मैंने, और फिर यहाँ पर आके अगर चलेंगे तो जो हमारा H2 है इसकी फॉन्ट फैमिली हमें चेंज करके वो करना है। क्या है यहाँ पर, बिग शोल्डर्स डिस्प्ले। तो इसको कैसे देंगे, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे देने के लिए भी कुछ दिया नहीं है। एक तो इसको हम लोग गूगल पे एक बार सर्च करते हैं, देखते हैं इस फॉन्ट फैमिली को कैसे देंगे, कॉमा लगा के देंगे कि स्पेस लगा के देंगे। तो यहीं पे भी सर्च, यहीं पर भी सर्च कर सकते हो। कहाँ गया, इसका सर्च का एक मेन्यू होता है, गूगल फॉन्ट्स पे जाओ, ये है बिग शोल्डर्स डिस्प्ले, ये आ गया। हाँ यही है, पतला पतला लंबा लंबा है सारा। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे देंगे, इसको सेलेक्ट करो, इसको हटा दो, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड था उसको मैंने अनसेलेक्ट कर दिया। इसका मुझे बस केवल 700 चाहिए फॉन्ट फैमिली, मतलब फॉन्ट वेट 700 चाहिए। तो ये मैंने कर दिया है, सेलेक्ट किया है, वो मैंने हटा दिया। दोबारा कैसे आएगा, जो दिखा रहा था कोड, ये हाँ इस पर क्लिक करने से आता है। यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो व्यू सेलेक्टेड फैमिलीज यहाँ से आ जाएगा। तो ये 700 है। ठीक, तो इसको ऐसे स्पेस देकर देते हैं। ठीक, फॉन्ट फैमिली यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर लिया है। अब मैं फॉन्ट फैमिली यहाँ पर दे देता हूँ बिग शोल्डर्स डिस्प्ले, जो भी है। तो अब ये सही से इंक्लूड नहीं हुआ है, जो हमने इंक्लूड किया था लिंक CSS करके वो सही से इंक्लूड नहीं हुआ, इसीलिए कर्सिव। तो ये क्या होता है, फॉल बैक होता है, मतलब ये बोलता है पूरा हमारा कि अगर ये फॉन्ट फैमिली है तो इसको अप्लाई करो, अगर ये नहीं है तो जो मैंने दोबारा दिया है उसको अप्लाई कर दो। तो सेम केस यहाँ पर भी है, ये लेक्सेंड अप्लाई करो, नहीं तो सैंस सेरिफ, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये होता है, इसको बोलते हैं फॉल बैक। तुम चाहो तो इसके बाद भी फॉल बैक दे सकते हो, अगर किसी कंप्यूटर में कर्सिव भी नहीं अवेलेबल है तो वो अप्लाई होगा। ठीक, तो ऐसे फॉन्ट फैमिली का फॉल बैक होता है। हम लोग फॉल बैक यूज़ करके ये प्रिवेंट करते हैं कि अगर कोई फॉन्ट मान लो लोड नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिंक डाला है इसीलिए ये लोड नहीं हुआ, तो इसका लिंक ना यूज़ करो, सीधा यहाँ से आके ये वाला कहाँ गया, ये पूरा अगर कॉपी करके फिर से पेस्ट कर दोगे। ठीक, तो इसमें इसने इंक्लूड कर दिया है, देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये बिग शोल्डर्स को भी इंक्लूड किया एक ही HRF में, और एलेक्सेंट को भी इसने एक ही लिंक में इंक्लूड कर दिया। तो अगर हम आके यहाँ पर इन सबको हटा दो, ठीक, इसको भी हटा दो, इन सबको हटाकर यहाँ से पेस्ट कर देंगे अपना जो अभी मैंने कॉपी किया है, तो आ जाएगा सही से। तो ये देखो आ गया है। ठीक, तो गूगल फॉन्ट से सारा तुम इंपोर्ट कर सकते हो एक ही बार में। ठीक, मतलब मल्टीपल लिंक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर या तो लिंक गड़बड़ होगा, ठीक, यहाँ पर लिंक ही थोड़ा सा सही नहीं होगा, कुछ कुछ तो गड़बड़ी है, इसीलिए आया नहीं था हमने जब लिंक किया था। तो सीधा यहाँ से फॉन्ट फैमिली का नाम देखो और गूगल पे सर्च करो, गूगल का जो भी फॉन्ट फैमिली आएगा उसको इंक्लूड कर लोगे यहाँ से, और फिर जो यहाँ पर बताया गया है उस तरह से लगा दोगे जिस भी एलिमेंट पर तुम्हें लगाना है फॉन्ट फैमिली, तुम्हारी फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। तो ये फॉन्ट फैमिली बन गई है, मतलब फॉन्ट फैमिली अप्लाई होगी। अब इसको गूगल फॉन्ट्स को क्लोज कर देते हैं। अब ये देखो जो हमारा कार्ड है ना, इसके चारों तरफ कुछ कुछ मतलब एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, पूरा बैकग्राउंड कलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कार्ड का जो कंटेंट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उसको कैसे करेंगे, और ये हम अभी बड़े डिवाइस में देख रहे हैं इसीलिए हमें थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। तो चलो हम मोबाइल डिवाइस में कर देते हैं इसको। मोबाइल डिवाइस के लिए यहाँ पर ये इधर ये मोबाइल का बटन है, ये फायरफॉक्स के अंदर है, क्रोम के अंदर थोड़ा सा इस तरफ होता है, इधर ही कहीं होता है इसी साइड। और फिर यहाँ से इसको कर दो कोई भी फ़ोन, नोट 20, नोट क्या है जो भी है, गैलेक्सी नोट वाले फ़ोन को मैंने कर दिया सेलेक्ट। अब ये आ गया है कि मेरा फ़ोन में कैसा दिखेगा। ठीक, तो अभी ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा सा गैप एकदम सभी साइड्स में टच कर रहा है, तो मुझे साइड में टच नहीं करना है।
तो इसको मैं क्या करता हूँ, पैडिंग दूंगा। जो मेरा कार्ड है, अभी कार्ड को मैंने कॉमन स्टाइल नहीं दी है, ठीक, तो मैं कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ, कार्ड को मैं दे देता हूँ पैडिंग टू 4 REM, ठीक, पिक्सल्स में नहीं REM में देते हैं, 4 REM दे दिया है। तो थोड़ी सी ज़्यादा पैडिंग लग रही है, 3 REM कर दो, ठीक। देखो यहाँ पर इतना है, हमारे में इतना ज़्यादा है, तो इसको थोड़ी सी ज़्यादा 3 कर दो, 3 यानी कि 48 पिक्सल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अगर आके देखोगे, एक कार्ड को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 48 16 3 48, इससे तो होता है, हाँ वही होता है, ठीक, इसीलिए 48 है। तो ये यहाँ तक आ गया है। तो अब देखोगे तो ये जो हमारा बॉर्डर है, मतलब ये कॉर्नर है, ये थोड़ा सा राउंडेड है। तो ये राउंडेड किसका कॉर्नर है? राउंडेड कॉर्नर अगर हम चाहें तो ये जो हमारा ऑरेंज है, इसका इसका टॉप कॉर्नर ये कर देते हैं, ठीक। तो चलो करके देख लेते हैं। तो अभी जो पहला है ऑरेंज वाला है, उसका मुझे बॉर्डर रेडियस अगर मैं कर देता हूँ 8 पिक्सल, तो ये इसका चारों कॉर्नर राउंडेड हो जाएगा, बॉर्डर बॉटम हो गया, रेडियस करना था। तो ये इधर का नीचे का भी हो गया, मुझे केवल टॉप और टॉप लेफ्ट और टॉप राइट का चाहिए। तो उसके लिए वैल्यूज होती हैं बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट, या बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ऐसे करके होता है, ठीक। अभी 1 मिनट इसको डिलीट करता हूँ मैं। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, हाँ, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस और बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ये मैंने कर दिया, ठीक। तो ये इसका टॉप का हो गया। अब इसका मैं अगर करूँगा, ये जो लास्ट वाला है, इसका मुझे टॉप नहीं, इसका मुझे बॉटम करना पड़ेगा। तो एक को मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर दिया, तो ये मल्टीपल सेलेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर टॉप बॉटम, तो ये बॉटम का हो जाएगा सारा, ये देखो हो गया। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप बॉटम, मतलब बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, ऐसे करके मैंने दे दिया है। तो ये हो गया। अब इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ठीक। शॉर्टकट क्या होता है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको ऊपर वाले को इसको कमेंट करके मैं शॉर्टकट बताता हूँ। इतना लंबा, इतना ज़्यादा नहीं लिखना। बॉर्डर लिखो, ठीक। बॉर्डर तुम लिखोगे ऐसे, 8 पिक्सल दिया था ना, 10 पिक्सल दे देते हैं, नहीं 8 पिक्सल ही दे दो, 8 पिक्सल, ठीक, 8 पिक्सल 0 0, ये ऐसा। अब इसको रिलोड करते हैं, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर रेडियस देना ना, बॉर्डर रेडियस देना, ये देखो हो गया। तो अब ये क्या हो रहा है, ये 4 कोने होते हैं, ठीक। जैसे 4 कोने होते हैं, इसे बॉर्डर रेडियस में 4 वैल्यूज दे सकते हैं। तो पहली वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब पहली वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करती है, दूसरी इसको, तीसरी इसको, चौथी इसको, ऐसे क्लॉकवाइज होता है। तो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है कौन सा किस पोजीशन पे है, तुम सीधा मतलब दो वैल्यूज को दो और देखो कौन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जैसे कि पहले को दे दो सबसे ज़्यादा, मान लो तुमने दे दिया 28, ठीक, इसको दे दो 18, इसको दे दो 8। एक बार करके देख लो तुम कौन किधर अप्लाई हो रहा है, तुरंत याद आ जाएगा। ये तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे दे दो और इसको 0 ही रहने दो। तो देखोगे इसको 28 है, इसको 18 है, ठीक, मतलब थोड़ा सा कम है, इसको और कम है, इसको 0 है, तो इसका कोई भी कॉर्नर रेडियस मतलब राउंडेड नहीं है। तो ऐसे तुम दे सकते हो शॉर्टकट का यूज़ करके। तो ये दे दिया। अब ये वाला तुम कर लो खुद से, ठीक। वीडियो को पॉज करो और खुद से करके देखो, ट्राई करके देखो कैसे ही तुम नीचे का दोनों का करते हो, ठीक। वीडियो को पॉज कर लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं खुद कर देता हूँ। तो सीधा इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, और ये जो 0 0 है इसको आगे लगा दो। तो ये आगे का ऊपर का इसमें 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 0 है, यहाँ पर 0 है, और फिर यहाँ पे 8 पिक्सल, यहाँ पे 8 पिक्सल, और इसको 8 पिक्सल को हम लोग 10 पिक्सल भी कर सकते हैं।
सारे को 10 पिक्सल कर दो, इसको भी 10 पिक्सल कर दो और इसको भी 10 पिक्सल कर दो। तो ये तो एक तरीका हो गया ऐसे राउंड करने का। ऊपर वाले को कर दो, ऊपर वाले के दोनों कोनों को कर दो, नीचे वाले के दोनों कोनों को राउंड कर दो, ठीक। तो हमारा राउंडेड हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा एक दूसरा तरीका है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। सीधा इसके पेरेंट के ऊपर आओ, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस दे दो 10 पिक्सल, ठीक। तो देखोगे तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है, ठीक। यहाँ पर अगर पेरेंट पे आओगे तो ये बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अगर देखोगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो ये राउंडेड हमें क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारा जो ये है अभी अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा दूँ, ऑरेंज वाले से बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। पहले मैं कंटेनर के ऊपर कोई बैकग्राउंड कलर दे के दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देता हूँ। तो देखो ये नहीं, इधर ऐसे देने पे काम नहीं होगा क्योंकि हमने पैडिंग दे रखी है इसके अंदर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर तक नहीं दिखाना है। तो ये मैंने राउंडेड कर दिया, ठीक, सबको। अब क्या बाकी है, चलो डिज़ाइन में देखते हैं। ये जो हमारा फॉन्ट है इसका कुछ लाइट कलर दिख रहा है, फॉन्ट का कलर हल्का सा लाइट है। अब ये क्या है, कितना है मतलब कलर कोड क्या है, ऐसा कुछ दिखा नहीं है, मतलब दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। तो हम इसको चल के ओपेसिटी दे देते हैं सीधा। H2 को ओपेसिटी कर दो, ओपेसिटी थोड़ा सा मतलब ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो अपने आप वो हल्का हो जाएगा। 0.7 कर दो। तो ये H2 को नहीं करना, हमें P टैग को करना है, ठीक। तो डॉट कार्ड के अंदर जो P टैग है उसको हमें ओपेसिटी दे देना है 0.7। तो ये कुछ वैसा ही हो गया, हल्का लाइट सा कलर, ठीक। ये देखो आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन है इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो ये लाइन गैप ये कैसे देंगे? तो ये मार्जिन देने से तो काम होगा नहीं, है ना। अगर मार्जिन दे के देखोगे तुम, सोचो मार्जिन अगर दोगे, ये अरे ये यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया। मार्जिन दोगे तो ऊपर नीचे अप्लाई होगा ओवरऑल, ठीक। जिससे यहाँ पे मार्जिन है, अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो इधर गैप होगा। हर एक लाइन के बीच में अगर तुम्हें गैप देना है तो एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट। तो लाइन हाइट क्या होती है, जैसे अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, ये जो एक बार ब्राउज़र में ओपन करते हैं इसको, ये मोबाइल में नहीं, ठीक। मोबाइल वाला मैंने डिसेबल कर दिया। तो देखो जब मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको तो ये जो ब्लू कलर आ रहा है ये दिख रहा है ना, ये अभी इतना आ रहा है, ठीक। अभी जब मैं लाइन हाइट दे देता हूँ तब देखना कितना आएगा। मैं यहाँ पर P टैग को दे देता हूँ लाइन हाइट, इसको सीधा पिक्सल्स में दो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, पिक्सल्स में 20 पिक्सल में देता हूँ। फिर अगर चल के देखोगे तो अभी भी उतना ही है, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक। तो इतना इसको मैं कितना दे दूँ, 32 पिक्सल दे दो, ठीक। ये देखो ये बढ़ गया है, ठीक। ये हमारा जो सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें ये फायरफॉक्स का इस तरह से, अगर क्रोम में अगर आओगे, क्रोम में खोल लेता हूँ अगर इसको, ये मैं इस लिंक को खोल लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर अगर सेलेक्ट करके देखेंगे तो ये देखो जो हमारा वो था, एक बार छोटा करते हैं, ये हमारा जो पूरा ये सिलेक्शन था ना, ये भी देखो इसका साइज़ बढ़ गया है, ठीक। ये फायरफॉक्स का अलग तरह से, फायरफॉक्स का उतना ही बढ़ा है, लेकिन क्रोम का ये दिखा रहा है कि जो तुम्हारी लाइन हाइट है वो बढ़ गई है। सेलेक्ट करके हमें पता चल रहा है ऐसे। अगर इसको 48 कर दोगे, 48 कर दो तो और बढ़ जाएगी। ये देखो ये लंबा होता जा रहा है ब्लू वाला, ये फायरफॉक्स में नहीं हो रहा है। फायरफॉक्स का अलग तरह से उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हमें ऐसे करना है, ठीक, हमें उसको नहीं दिखाना है। लेकिन क्रोम वाले ने डिसाइड किया है कि इसको लाइन हाइट को जब बढ़ाएंगे तो सिलेक्शन की भी लाइन हाइट बढ़ेगी। तो इसकी लाइन हाइट यहाँ तक है और इसकी यहाँ तक है, देखना यहाँ तक है और इसकी यहाँ तक है, ठीक। तो उतना गैप हो जाता है ऑटोमेटिक, हर एक लाइन में जितना भी लाइन आएगी उतना गैप हो जाएगा। तो हमें इतना ज़्यादा गैप नहीं चाहिए, हमें लगभग 32 पिक्सल का चाहिए। हम अगर डिज़ाइन में चल के देखें
तो 32 पिक्सल भी ज़्यादा हो जाएगा शायद, तो कितना कर देते हैं, चलो एडजस्ट करके देख लेते हैं कितना ठीक लगता है। तो ये फायरफॉक्स है मेरा, 48 नहीं 32 भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 28 ट्राई करते हैं। ठीक, तो ये 28 मुझे लग रहा है कि सही है, ये 28 देखो, और तुम खुद से भी देख के और डिसाइड कर सकते हो कितना तुम्हें चाहिए। और ये फॉन्ट साइज़ इतना ही रहने दो, 16 पिक्सल है। ठीक, यहाँ पर मेंशन नहीं होता है कितना है, क्योंकि ये एक इमेज है। जब हम लोग फिग्मा डिज़ाइन के साथ काम करेंगे, आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक फिग्मा डिज़ाइन दूंगा, और उसको देखकर फिर हम लोग एकदम से बढ़िया से स्टाइल करेंगे। तो वहाँ पर हमें फॉन्ट साइज़, कलर, सब कुछ हमें ऐसे पिकर का नहीं यूज़ करना है, उसको हम लोग बड़े आराम से ऐसे ही कर लेंगे। ठीक, तो अभी के लिए जब तक हम लोग इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, तब तक हमें कुछ अंदाज़ा लगा के करना पड़ेगा खुद से। ठीक, एकदम परफेक्ट सब कुछ नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल में जब काम करते हैं हम लोग एज अ वेब डेवलपर, तो हमें डिज़ाइंस मिलती हैं फिग्मा, उसमें फ़ॉन्ट साइज़, कलर और फ़ॉन्ट फैमिली सब कुछ एकदम अच्छे से मेंशन होता है। एक्चुअल में थोड़ा सा CSS का कोड भी लिखा रहता है, सीधा वहाँ से कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दो। ठीक, तो ये मेरा हो गया, लगभग वैसा ही हो गया है। उतना गैप भी हो गया है, लाइन हाइट का करके हमने गैप भी दे दिया है 28 पिक्सल। तो ये लाइन हाइट केवल इतना ही नहीं होता, पिक्सल्स के अलावा भी हम लोग दे सकते हैं वैल्यू, जैसे हम लोग सीधा 2 दे सकते हैं। ठीक, तो ये भी कुछ गैप क्रिएट कर रहा है, देखो ये गैप क्रिएट कर दिया इसने, 2 दे दिया है, 1.5 दे दिया। तो ये लाइन हाइट के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, मैं पूरा एक टॉपिक के ऊपर ही, वो कोर्स से बाहर डालूंगा, कोर्स के अंदर नहीं डालूंगा। या तो देखते हैं किधर, जिधर भी मुझे ठीक लगेगा उधर मैं डाल दूंगा। और ये आप खुद से भी जाके स्टडी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल अभी वैल्यूज़ में दिया है तो क्या काम करता है, पिक्सल्स में दिया है तो क्या काम कर रहा है। ठीक, तो बेसिकली अगर मैं चल के दिखाऊँ लाइन हाइट, ठीक, तो यहीं पर समझा देते हैं, दूसरा वीडियो क्यों बनाना। ठीक, यहाँ पर अगर पी पे क्लिक करोगे और यहाँ पर कंप्यूटर में जाओगे, तो लाइन हाइट 32 पिक्सल आ रहा है। तो ये 32 पिक्सल कहाँ से आ रहा है, ये इसका जो फॉन्ट साइज़ था उसका 2 गुना हो गया। ठीक, तो फॉन्ट साइज़ कितना था, अगर फॉन्ट साइज़ सर्च करोगे तो 16 पिक्सल रहेगा। फॉन्ट, ये इस पर एक बार क्लिक कर दो तो आएगी सारी प्रॉपर्टीज़। फॉन्ट साइज़, ठीक, 16 पिक्सल था, हमने 2 कर दिया है तो लाइन हाइट 32 हो गया है। अगर 1 कर देंगे तो 16 ही होगा। 1 मैं कर देता हूँ, तो ये देखो अभी लाइन हाइट, आजा लाइन हाइट 16 पिक्सल है। ठीक, तो अगर हमें 28 चाहिए तो कितना करने पे होगा, चलो करके देखते हैं। 1.5 24 हो जाएगा, पहले 24 करते हैं, 1.5 ये हो गया, और 1.75 कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 28। ठीक, तो हम ऐसे भी दे सकते हैं सीधा नंबर्स में। तो जब नंबर्स में देंगे तो 1 को मतलब 1.7 है तो 1 को एज अ फॉन्ट साइज को एज अ 1 कंसिडर करेगा, और फिर तुम जितना दोगे उतना गुना उसको कर देगा। जैसे हमने 1.75 टाइम्स कर दिया है, तो फॉन्ट साइज 16 पिक्सल था। अगर मैं इसी की फॉन्ट साइज बढ़ा दूं, ठीक, अगर मैं फॉन्ट साइज बढ़ा के 16 की जगह पे 32 कर देता हूँ, ठीक, 32 पिक्सल मैं खुद कर देता हूँ इसकी फॉन्ट साइज, तो अब लाइन हाइट 24 से बढ़ के 48 हो जाएगी। भी देखना 24 नहीं, कितना थी, 28 थी, तो 28 का 2 टाइम्स हो गया 56। ठीक, तो उतना हो गई ये बढ़ के ऑटोमेटिक। लेकिन अगर मैं इसको हार्ड कोड करके 28 रखता, अगर मैं 28 रखता यहाँ पर, तो ये देखो, तो अब ये 28 ही है, और सारा ये फॉन्ट आपस में सटा सटा लग रहा है। देखो एक दूसरे के ऊपर। अभी अगर और फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे इसका, तो अगर मैं इसकी कर देता हूँ 48, तो एक ना सारा एक के ऊपर एक चढ़ गया है। ठीक, तो इसीलिए हमें जो लाइन हाइट है उसको पिक्सल्स में नहीं देना चाहिए, पिक्सल्स में देना अवॉइड करना चाहिए। हमें किस में देना चाहिए, इसमें सीधा नंबर्स में दो, 1.75। तो जैसे जैसे फॉन्ट साइज बढ़ेगा वो फॉन्ट साइज के हिसाब से अपने आप कैलकुलेट करके उतना स्पेस कर देगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज करता जाएगा। तो अब ये देखो ऐसे इतना स्पेस है। ठीक, अगर क्रोम में आके देखोगे, तो क्रोम में अगर ऐसे करोगे तो तुम्हें ये ब्लू पार्ट हाईलाइटेड दिखेगा, ये लाइन हाइट को शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये
ऐसे हम लोग इसका फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट जितना है उतना ही रखते हैं, 1.75 कर दिया। तो अब लाइन हाइट पर मैं वीडियो अलग से कभी फ्यूचर में बना दूंगा, अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है लाइन हाइट। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, ये इतना बन गया है। अब अगर हम लोग इसको मोबाइल में एक बार खोल लें, ये कहाँ गया, ये मोबाइल है, यहाँ पर खोल लिया मैंने। तो अब डिज़ाइन का यहाँ है डिज़ाइन, तो लगभग ये इतना बन गया है। अब देखो ये हमारा जो बटन है लर्न मोर का बटन, ये मोबाइल में ऐसा है और डेस्कटॉप में ऐसा है। तो चलो हम लोग डेस्कटॉप वाला ही बनाते हैं। ठीक, और डेस्कटॉप वाला ही मोबाइल में रखेंगे। अभी मैं बताता हूँ कि क्यों हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमें मतलब कर नहीं सकते ना, दोनों में से एक ही करेंगे। तो ये ऐसा इसमें कैसे है। ठीक, तो अभी चलो पहले मैं ये डेस्कटॉप वाला बनाता हूँ जो कि मोबाइल में भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये बॉर्डर है। पहले तो यहाँ पर अंडरलाइन जो है टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको नन कर देना है। तो एंकर टैग जो हमारा है यहीं पे आके कर दो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक, ये हमें हमेशा ऐसे करना पड़ता है, हमेशा ज़रूरत होती है। तो सीधा ऊपर ही आके रीसेट कर दिया करो, कलर को इनहेरिट कर लो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। ठीक, तो इतना हो गया है। अब हम इस पे कुछ देते हैं बॉर्डर, तो चाहो तो यहीं पर दे दो। ठीक, लेकिन यहाँ पर देना उतना सही नहीं है। हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक, ये है, ये इतना चीज़ है रीसेट। ठीक, ये लगभग रीसेट है, और ये है मतलब कॉमन सब हर एक मतलब पूरे पेज पर ये फॉन्ट फैमिली हमारी अप्लाई होगी। तो ये जो बटन है हमारी, अभी यहाँ पर दे देंगे तो काम करेगा, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट जब होते हैं तो केवल 3 ही एंकर टैग नहीं होते हैं। ठीक, 3 एंकर टैग ही नहीं होते हैं, कई सारे एंकर टैग्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर दे दोगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे हम लोग P को और H2 को दे रहे हैं, वैसे ही करेंगे कार्ड फिर स्पेस A। तो ये बोल रहा है कि कार्ड के अंदर जो भी एंकर टैग है उस पर तुम्हें देना है स्टाइल। तो यहाँ पर लिखो बॉर्डर 1 पिक्सल या 2 पिक्सल, कितना पिक्सल होगा, 2 पिक्सल लग रहा है मुझे, 2 पिक्सल की मोटाई होगी बॉर्डर की, और सॉलिड वाइट। ठीक, तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, इसका मतलब हमें बॉर्डर देना है 2 पिक्सल का सॉलिड वाइट। तो ये हमारे पास आ गया कुछ बॉर्डर। अब ये हमारा बॉर्डर जो है इसमें 2 कमी है, एक तो राउंडेड नहीं है, दूसरा हमारे टेक्स्ट के अराउंड स्पेस नहीं है। तो स्पेस कैसे देंगे, तो स्पेस देने के लिए दे दो पैडिंग 2 EM कर दो। 2 EM बहुत ज़्यादा हो गया। और हाँ, ये देखो लेफ़्ट राइट थोड़ा सा ज़्यादा है, टॉप बॉटम थोड़ा सा कम है। ठीक, तो ये लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम देने के लिए तो हम ऐसे कर दोगे, अगर 1 EM स्पेस 2 EM, तो जो टॉप बॉटम होगा वो फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो टॉप बॉटम के लिए अप्लाई हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू लेफ़्ट राइट के लिए अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आके देखें हम लोग, तो ये टॉप बॉटम, यहाँ पर देखो हमारी बटन लगभग उसी तरह से बन गई है। यहाँ पर अगर देखोगे तो पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम 1 EM, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट 2 EM। ठीक, तो ये अप्लाई हो गई। अब ये तो अच्छी है, लेकिन हमारे पास जो है बटन वो राउंडेड है। तो इसको राउंडेड कैसे करेंगे, बॉर्डर रेडियस कितना पिक्सल, 2 EM दे के देखते हैं। 2 EM यानी कि 32 पिक्सल, ये हो गई राउंडेड। ठीक, 2 EM अगर कम देते, अगर 1 EM देते तो कम राउंडेड होती, उतना ज़्यादा राउंड नहीं होती। ये तो इतनी है, तो तुम ऐसे एडजस्ट करके बढ़ा के देख लो। जब हमें फिग्मा मिलेगा एक्चुअल में, तो वहाँ पे दिया होगा कितना बॉर्डर रेडियस है, एक्चुअल में पिक्सल्स में दिया होगा, तुम उसको EM में कन्वर्ट करके अप्लाई कर दो। तो ये बॉर्डर रेडियस हो गया। अब अगर देखोगे तो लगभग बन चुका है। यहाँ पर हमारे थोड़ा सा गैप है, मतलब इसके टॉप में कुछ मार्जिन है। तो अगर हम यहाँ पर एंकर टैग के ऊपर, मतलब जो हमारा बटन है, मार्जिन टॉप करेंगे, तो देखो कितना होता है। मान लो मैं 2 EM कर देता हूँ, 2 EM या REM, तो 2 REM कितना होगा, 32 पिक्सल। तो अगर यहाँ पर आके देखोगे तो कुछ मार्जिन अप्लाई ही नहीं हुआ। ये क्या हुआ। अब आप लोग बताइए कि ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है मार्जिन। ठीक, सोच के बताइए, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये अप्लाई नहीं होगा। सोचो, लगा दिमाग। ठीक,
तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एंकर टैग जो है ये एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर यहाँ पर देखोगे आके तो डिस्प्ले पे अगर डिस्प्ले टाइप करोगे तो इनलाइन है। और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जो डिस्प्ले इनलाइन है यहाँ पे न तो विड्थ काम करती है, न तो मार्जिन टॉप बॉटम काम करता है, न तो पैडिंग टॉप बॉटम काम करेगा, लेकिन बहुत अजीब तरह से काम करेगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। डिस्क्रिप्शन में नहीं तो यहाँ पे आई बटन पे इधर आ रहा होगा कहीं पे, वहाँ पर जाके तुम उस वीडियो को देख लेना, ठीक। तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपने देख ही रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको तुरंत समझ आ गया होगा कि ये क्यों नहीं अप्लाई हो रही है यहाँ पे मार्जिन टॉप। तो फिर कैसे हम लोग इसमें मार्जिन टॉप को अप्लाई करवाएं। तो मार्जिन टॉप अप्लाई करने के लिए या तो तुम इसको डिस्प्ले ब्लॉक बना दो, डिस्प्ले ब्लॉक। अब अगर डिस्प्ले ब्लॉक कर दोगे तो ये क्यों नहीं हुआ, कुछ स्पेलिंग गलत है, बॉक मैंने लिख दिया, ठीक। डिस्प्ले ब्लॉक तो ये फुल विड्थ कवर कर लेगा अपने पेरेंट का, जितना भी बड़ा पेरेंट होता जाएगा उतना बड़ा ये होता जाएगा। देखो ये, तो मुझे डिस्प्ले ब्लॉक नहीं चाहिए, मुझे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक चाहिए। इनलाइन, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इन लाइन पता नहीं क्या लिख दिया, एल लिख दिया, ठीक। इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये देखो काम करने लगा है, मार्जिन टॉप काम करेगा, हाइट विड्थ सब कुछ काम करेगा, ठीक। जब एंकर टैग था तो डिस्प्ले इनलाइन था बाय डिफ़ॉल्ट, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं काम करता, मार्जिन टॉप बॉटम और फिर हाइट विड्थ कुछ भी नहीं काम करता है, बहुत ही अजीब होता है इनलाइन। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया है। तो चाहो तो ये जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर रहे हो इसको यहाँ पर ऊपर भी कर सकते हो, जितना एंकर टैग है तुम्हारा सारा इनलाइन ब्लॉक हो, वो इनलाइन ना हो, तो तब ये ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर ऊपर कर दो ताकि जब तुम कहीं नीचे मार्जिन पैडिंग देने जाओ तो वो तुम्हारा काम करे, ठीक। तो मैंने मार्जिन दे दिया है इतना पिक्सल। अब इसको फिर से फ़ोन में ओपन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा है, तो 2 की यहाँ पे 3 कर दो, मार्जिन टॉप 3 REM कर दो, तो ये इतना हो गया। तो ये देखो हमारा एकदम लगभग वैसे ही लग रहा है। अब हमारा ये जो H2 है इसका फॉन्ट साइज़ कम है, तो इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दो। H2 का फॉन्ट साइज़ अगर अभी देखोगे तो कितना होगा, 18 पिक्सल होगा, कितना होगा देखते हैं। फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल है अभी, ठीक। तो इसका फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ पर फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल, ये इतना बड़ा हो गया। अभी ये हमारा थोड़ा सा और बड़ा लग रहा है, तो 32 पिक्सल ना करके हम लोग 2.2 REM कर देते हैं, 2.5 या 2.5 REM कर दो सीधा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 पिक्सल हो जाएगा, ठीक। तुम ऐड कर लेना, 32 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, 16 से मल्टीप्लाई कर देना, तो अभी रिलोड करोगे तो 40 पिक्सल हो गया, ठीक। तो अब हमारा फॉन्ट साइज लगभग उतना ही बड़ा दिख रहा है और ये लगभग बन गया है, ठीक। यहाँ पर कलर थोड़ा सा लाइट मुझे लग रहा है, तो इसको भी ओपेसिटी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा, मुझे डाउट है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा मतलब शायद ये इमेज की वजह से है कि क्या है। तो इसको हम लोग कोई भी कलर नहीं देते हैं, जितना भी है, या ओपेसिटी नहीं देते हैं, जो भी सीधा वाइट है वाइट ही दिखने देते हैं। तो ये हमारा ऐसा डिज़ाइन बन गया है मोबाइल वाला। ये देखो मोबाइल में, अब मोबाइल में यहाँ पर साइड्स में थोड़ा सा ज़्यादा गैप है, हमारे में थोड़ा सा कम है। हमने कितना दिया था अपने इस कंटेंट को, पैडिंग 1 दिया था, तो 1.5 कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाएगा गैप। ये 1.5 कर दिया, तो अब लगभग उतना ही है। तो ये हमारी मोबाइल डिज़ाइन जो है बन के रेडी हो गई है, ठीक। ये देखो बन के रेडी हो गई है। बस हमारी जो बटन्स हैं सारी, ये लर्न मोर की, इसको मैंने उस तरह से किया है, मतलब जैसे डेस्कटॉप में है उस तरह से। अब ये मोबाइल में मैंने क्यों नहीं किया, मतलब मोबाइल वाली क्यों नहीं किया, तो मोबाइल वाली कर देंगे तो डेस्कटॉप वाली मतलब नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो अभी हम लोग को एक और टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, मीडिया क्वेरीज़। तो मीडिया क्वेरीज़ में हम लोग बता सकते हैं कि जैसे डेस्कटॉप में रहेगा तो कैसे रहेगा और मोबाइल में रहेगा तो कैसे रहेगा, मतलब हम
ये डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारी ये जो ब्राउज़र की विड्थ है वो घट के मान लो यहाँ पर अभी कितना हो गई है, अभी 556 पिक्सल हो गई है। तो हम अपने ब्राउज़र को बता सकते हैं कि अगर हमारे डिवाइस की विड्थ इतनी है तो हमारी यहाँ पर जो स्टाइल्स है ना उसको चेंज कर दो, इसका मतलब बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो, बॉर्डर हटा दो। जैसे कि यहाँ पर मोबाइल में देखो बॉर्डर नहीं है कुछ भी, बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो बॉर्डर हटा दो और इसका टेक्स्ट का कलर ऑरेंज कर दो। ये सब कुछ हम लोग जब मीडिया क्वेरी सीख लेंगे तो हम लोग ये हम बड़े आराम से कर सकेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मीडिया क्वेरी ही अच्छे से समझाऊंगा और हम लोग फिर उसके बाद देखेंगे मीडिया क्वेरी का यूज़ करके कैसे हम लोग एक ही एलिमेंट के ऊपर अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन विड्थ। ठीक, विड्थ के अलावा भी और कई कंडीशंस होती हैं जो कि हम लोग बता सकते हैं अपने ब्राउज़र को, और वो चेंज करके हम लोग अपने स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारी विड्थ चेंज होगी हमारी स्टाइल भी चेंज होगी अगर हम लोग मीडिया क्वेरीज का यूज़ करेंगे तो अभी के लिए तो ये सही है, इतना एक ही रखते हैं, एकदम से वो नहीं कर देते हैं। ठीक, तो मीडिया क्वेरी जब हम सीख लेंगे तो इसको हम लोग फिक्स कर देंगे। तो अभी ये तो मोबाइल वाला हो गया, अब डेस्कटॉप वाला कैसे बनाएं। ठीक, तो डेस्कटॉप वाला अभी देखो, डेस्कटॉप वाला अगर करेंगे तो एक दिक्कत आएगी। ठीक, तो अभी चलो डेस्कटॉप वाला करते हैं एक बार के लिए। देखो डेस्कटॉप वाला कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा जो ये कंटेनर है ना इस पे लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, देखो सारा साइड साइड में आ गया, लगभग हमारा बन चुका है लेआउट। ठीक, ये देखो लगभग बन चुका है, लेकिन एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, हमने इस वाले एलिमेंट पर दिया था बॉर्डर, इधर बॉर्डर टॉप और मतलब टॉप लेफ्ट और टॉप राइट, हाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट को दिया था। अब ये दोनों तो राउंडेड है, ठीक, और वैसे इसमें दिया था, तो जब सब एक के ऊपर एक था तब तो अच्छा था, लेकिन अब ये दिक्कत हो गई इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं हम लोग। ये जो हमारा कहाँ गया, ये जो कार्ड्स कंटेनर है ना इस पर अभी हमने पैडिंग दे रखी है। ठीक, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इस पर कुछ बैकग्राउंड कलर देता हूँ, एक चीज़ मुझे समझानी है। बैकग्राउंड कलर अरे स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, होने लगा। ये डार्क ग्रीन मैंने क्लिक तो किया था, डार्क ग्रीन। ठीक, तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर इस पे दे दिया। तो अब हमने इसके ऊपर पैडिंग भी दे रखी है। अगर हम इधर आके देखें तो ये उधर नहीं जाएगा, इसको ही छोटा करना पड़ेगा। तो हमने पैडिंग भी दे रखी है, कहाँ गई, तो जो पैडिंग दे रखी है ना वही है ये वाला स्पेस, ये जो हमें दिख रहा है ना ये सारा स्पेस, ये वही स्पेस है। तो इस पैडिंग को अगर हटा देंगे तो ये जो ग्रीन कलर का स्पेस दिख रहा था वो गायब हो गया है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल प्लस करूँ, जूम करूँ, तो यहाँ पर ग्रीन कलर ना करके मैं कुछ और लाइट कलर कर देता हूँ, जैसे कि पिंक। एक पिंक थोड़ा सा लाइट कलर होता है। तो फिर से अगर मैं यहाँ से पैडिंग हटाऊँ, रिलोड करो, पैडिंग हटाओ, तो यहाँ से देखो पिंक कलर नीचे से निकल के आ रहा है। ठीक, ये पिंक निकल के आ रहा है। अगर मैं इसको हॉट पिंक कर देता हूँ, हॉट पिंक नाम से कलर है CSS में, तो और भी क्लियरली दिखेगा। ठीक, इसको रिलोड करो, ये देखो हॉट पिंक वाला कलर इधर से निकल के आ रहा है, दिख रहा है, क्योंकि हमने राउंडेड किया था। ठीक, तो इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ फिर से 100% पे। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये पैडिंग हटा कर, मैं पैडिंग हटा दूंगा यहाँ से। ठीक, और इसको मैं बना दूंगा मार्जिन। तो मार्जिन जब मैं बना दूंगा तब भी ये वैसा ही हो जाएगा। ठीक, देखो अगर मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, ठीक, एक सेकेंड के लिए पैडिंग रखता हूँ वहाँ पे, बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। ठीक, और फिर ये पैडिंग हटा के मैं मार्जिन करता हूँ, देखो अभी ऐसा है कुछ। ठीक, ऐसा है। अब अगर इसको मार्जिन में कर देता हूँ तो भी देखो देखने में हमें कुछ नहीं डिफरेंस लग रहा है। ठीक, देखने में हमें कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। इस पर चाहे मार्जिन दो चाहे पैडिंग दो, ठीक, दोनों में से एक चीज़ दोगे तो एक ही जैसा लग रहा है। लेकिन इस केस में डिफरेंस है। ठीक, तो इस केस में डिफरेंस क्या है, ये एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक,
लेकिन जब पैडिंग दे रहे थे तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा था। ठीक, तो अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा तब आपको समझ आएगा कि पैडिंग और मार्जिन देने में क्या डिफरेंस है। तो मैंने पैडिंग दे दिया मतलब बैकग्राउंड कलर दे दिया और मार्जिन भी दे दिया। ठीक, तो देखो क्या हो रहा है, इधर का बॉर्डर रेडियस क्यों गायब हो गया, इसके ऊपर से मैंने बॉर्डर रेडियस भी दिया था, नहीं गायब नहीं हुआ है, बहुत छोटा है ये बॉर्डर रेडियस, बहुत छोटा इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें कुछ समझ आए। ठीक, तो मैंने ये बॉर्डर रेडियस बड़ा कर दिया इसका, और यहाँ पर भी मैं बॉर्डर रेडियस बड़ा कर देता हूँ। तो ये मुझे यहाँ से पिंक दिख रहा है, यहाँ से पिंक दिख रहा है। ठीक, तो अभी मैंने पैडिंग दी है, मार्जिन दी है, इसके पहले पैडिंग थी। तो जब अगर मैं इसको पैडिंग कर देता हूँ तो ये देखो, ठीक, डिफरेंस दिखा। तो पैडिंग के केस में एलिमेंट एकदम वहाँ से स्टार्ट होता है, उसके अंदर स्पेस क्रिएट होता है। ठीक, और मार्जिन देने पर स्पेस बाहर होता है। तो ये बोलता है अपने पेरेंट्स से या अपने जो अराउंड हैं जो भी एलिमेंट्स, उनसे बोलता है मुझे इतना इतना पिक्सल चारों तरफ से दूर कर दो। तो इसको वही कर दिया गया है। ठीक, और जब हम लोग मार्जिन देते हैं, मार्जिन नहीं पैडिंग देते हैं, तब बोलता है कि मेरे अंदर इतना स्पेस क्रिएट कर दो। ठीक, हमारा जो एज है, ठीक, उसका एज यहाँ पर है इधर कहीं, तो बोल रहा है कि इसके एज से इतना पिक्सल पैडिंग दे दो। ठीक, पैडिंग यानी कि उसके अंदर स्पेस क्रिएट कर दो। ठीक, तो ये क्लियर होना चाहिए, मार्जिन आउटसाइड स्पेस देता है और पैडिंग अंदर स्पेस देता है। ठीक, तो जब हम लोग मार्जिन कर रहे हैं तो अभी अगर मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मार्जिन देने पे था। ठीक, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो, इसको मैं इंस्पेक्टर लेके अगर यहाँ पर रखता हूँ तो देखो ये मतलब ये मेरा यही सेलेक्ट हुआ है, कार्ड्स कंटेनर ही सेलेक्ट हुआ है क्योंकि इसकी मार्जिन है यहाँ पर। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको क्रोम में करूँगा तो क्रोम थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव करेगा। अभी देखना, यहाँ पर अगर मैं इस पर रखता हूँ तो ये देखो तो भी ऐसे ही आ रहा है। ये पैडिंग है क्या, पैडिंग है इसीलिए हो रहा है। ठीक, यहाँ पर हाँ तो पैडिंग है, तो ये सही है, जो भी आ रहा था सही था। ठीक, तो ये पैडिंग है यानी कि एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, मतलब एकदम एज से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं मार्जिन दे देता हूँ, यहाँ पर कहाँ गया मार्जिन, मार्जिन यहाँ पर दे देता हूँ तो यहाँ पर देखना, मैं अगर इधर क्लिक करता हूँ तो ये देखो बॉडी सेलेक्ट हो रही है, ये है ना, ये बॉडी सेलेक्ट हो रही है। मैं इस व्हाइट स्पेस पे क्लिक करता हूँ तो बॉडी सेलेक्ट हो रही है। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है अब ये जो कार्ड कंटेनर था यहाँ पर नहीं है, वो उसका अस्तित्व तो यहाँ से जा चुका है। ठीक, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक, लेकिन जब पैडिंग था तो उसका अस्तित्व था यहाँ पर, बस उसका बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं दिया इसीलिए वो वाइट है। ठीक, तो ये होता है पैडिंग और मार्जिन के बीच में डिफरेंस। तो ये जब मैं प्रोजेक्ट्स बनवा रहा होता हूँ तो मैं केवल यही नहीं बताता हूँ, नॉर्मल जैसे और भी वीडियोस में सब लोग प्रोजेक्ट्स बनवा देते हैं, वहाँ पर करते जाते हैं सब प्रॉपर्टीज़ लगाते जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है क्यों कर रहे हैं वो। ठीक, और वो करते जाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा 20 मिनट में। इतना प्रोजेक्ट अगर बनाना हो एक्चुअल में, मुझे बस केवल कुछ बोलना ना हो, तो ये 15 मिनट में बन जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। इसमें 1 घंटे का कुछ टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक्चुअल में काम कैसे होता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या है। ठीक, मेरा मतलब एक्चुअल में क्या हमें करना चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ हम लोग कोई भी मैं प्रोजेक्ट बनवाऊँगा सब में मैं ऐसे ही हर एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे हम लोग उसको कैसे उसको अप्रोच करेंगे, कैसे सोचेंगे। ठीक, तो इसीलिए हमारी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होंगी, छोटी नहीं होंगी। एक तो तुम्हें एक्चुअल समझ आएगा कि कैसे तुम्हें अप्रोच करना है डिज़ाइन। जब तुम एक नया डिज़ाइन को देखोगे एकदम से एम्प्टी, तो तुम्हें कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ को करना है। ठीक, तो इसीलिए ये वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक, और इस इतनी लंबी सी वीडियो में हम लोग इतना छोटा सा ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक, लेकिन आगे जिससे हम लोग चलते जाएंगे तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हम लोग को समझ आता जाएगा। ठीक, तो चलो वीडियो को फिर से रिज्यूम करते हैं। मैंने बोल दिया, तो यहाँ पर हाँ, तो ये होता है पैडिंग और मार्जिन के बीच में डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ मार्जिन।
अभी मैं क्यों करवा रहा हूँ अभी समझ आ जाएगा। मार्जिन दे दिया है, ठीक, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर हॉट पिंक दे देता हूँ, ठीक, मैंने दे दिया हॉट पिंक कलर। और फिर यहाँ पर मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल, 16 पिक्सल नहीं 10 पिक्सल था, ठीक, 10 पिक्सल मैं दे देता हूँ। 10 पिक्सल्स हमने इन सब के ऊपर दिया था। तो देखो मैंने 10 पिक्सल दिया है, तो इधर तो मुझे राउंडेड दिख रहा है, इधर भी राउंडेड दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि हमारा ये एलिमेंट है जो इसका कॉर्नर उसके बाहर जा रहा है पेरेंट के, ठीक, तो यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत छोटा सा ओवरफ्लो हो रहा है, माइनर सा, ठीक। इसका कोना जो हमारा ये एलिमेंट है, ये थर्ड वाला, इसका ये वाला कोना उसके बाहर जा रहा है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर आके कर दें ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन, तब देखना ये उसका कोना अब उसके बाहर नहीं जा रहा है, ठीक, उसका कॉर्नर जो है उसके बाहर नहीं जा रहा है। और हम इस बैकग्राउंड कलर को भी हटा देते हैं, ठीक। और फिर ये कहाँ गया, यहाँ से जो हम लोगों ने ये दी थी मार्जिन दी थी 10 पिक्सल्स की, बाद में मैंने चेंज करके 40 कर दी थी, मार्जिन बोल रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस दिया था, उसको मैं हटा देता हूँ। तो अब ये देखो, अब ये चारों तरफ मतलब अच्छे से राउंडेड है। चाहे ये हम लोग अगर इसका डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देंगे तब भी ऊपर ऊपर नीचे सब तरफ राउंडेड रहेगा। ये देखो एकदम से अच्छे से राउंडेड है चारों तरफ, क्योंकि हमने बॉर्डर रेडियस किसी एलिमेंट के ऊपर नहीं दिया है ना, हमने इस पेरेंट के ऊपर दिया। तो पेरेंट का चारों कोना राउंडेड है, ठीक। और राउंडेड केवल बॉर्डर रेडियस देने से नहीं होगा, हमें ओवरफ्लो हिडन करना होगा। जब ओवरफ्लो हिडन कर देंगे तो हमारा जो अंदर का एलिमेंट है, अंदर वाले एलिमेंट का हम लोगों ने बॉर्डर रेडियस नहीं दिया है, अंदर वाले एलिमेंट के पास तो कोना ही था, एक कॉर्नर ही था, ये जैसा भी था उसके मतलब उसका कॉर्नर, उसका जो बॉर्डर रेडियस था कॉर्नर ही था, कुछ जीरो था, तो उसका कोना उसके बाहर निकल रहा है, वो राउंडेड हो चुका है, पीछे से वो राउंडेड है, लेकिन इसका कोना बाहर निकल रहा है, तो हम बोल देंगे ओवरफ्लो हिडन। तो यानी कि ओवरफ्लो हिडन का मतलब होता है कि इस पेरेंट के अंदर अगर कुछ भी बाहर जा रहा है तो उसको तुम हाइड कर दो, ठीक, ओवरफ्लो को हाइड कर दो। तो ये नॉर्मली ओवरफ्लो हिडन करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, ठीक, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि किस रीज़न से कर रहे हो, ठीक। जैसे ओवरफ्लो हिडन कर देते, अगर जैसे मेरा टी शर्ट है, अगर यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन कर देंगे इस जो हमारा बॉक्स है, ठीक, इसके ऊपर, तो ये हमारा इतना टेक्स्ट नहीं दिखेगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, तो फिर पढ़ने में नहीं आएगा कि क्या है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ओवरफ्लो विजिबल है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें पढ़ने में आ रहा है, ठीक। तो ओवरफ्लो के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक, उसमें भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ओवरफ्लो क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये ओवरफ्लो हिडन मैंने इस पर कर दिया, तो अभी मेरा राउंडेड दिख रहा है, क्योंकि उसके बाहर जो कोना निकल रहा था कॉर्नर, वो सब गायब हो गया है। तो मैं फिर से इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, तो अभी ये तो बन गया है, मतलब डेस्कटॉप वाला देखो बन गया है। डेस्कटॉप वाला भी कहाँ गया हमारा डिज़ाइन डेस्कटॉप का, ये है डेस्कटॉप डिज़ाइन, ठीक। तो बस ये सेंटर में नहीं है, सेंटर में कर देते हैं। तो सेंटर में करने के लिए क्या लगेगा, ठीक, तो चलो हम बॉडी को ऐसे नॉर्मली सेंटर करना नहीं चाहिए, ठीक, लेकिन मैं बॉडी को कर देता हूँ, ठीक। बॉडी को मैं दे देता हूँ हाइट, इसको हाइट नहीं मिन हाइट देंगे, हम हमेशा मिन हाइट देंगे, हाइट कभी भी नहीं देंगे। मिन हाइट 100 VH, ठीक, मिन हाइट 100 VH हो गया। और फिर हम लोग इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे, इस पर भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो, ठीक। और फिर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, तो अब ये देखो स्ट्रेच होने लगा है ये, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी फ्लेक्स आइटम होता है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच होकर पेरेंट की हाइट को कवर कर लेता है, ठीक। तो अगर हमें सेंटर करना है, इसको सेंटर करना है, तो इस पर चल के क्या कर दें, ठीक, उस पर चल के कुछ मत करो, सीधा यहाँ पर कर दो अलाइन आइटम सेंटर, ठीक, ऑटोमेटिक ही सेंटर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से सेंटर हो गया। और ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये विड्थ मतलब ऑलरेडी ये जो है मतलब सेंटर में है, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा कवर कर रहा है लेफ़्ट टू राइट पूरी विड्थ को, ठीक। तो हम अगर इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, सेल्फ हो रहा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अगर करेंगे, तो देखो तब भी ये पूरी जो विड्थ है मतलब तभी कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी विड्थ उतनी ही है। तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बन गया है। इसमें एक ही कमी लग रही है मुझे, वो क्या है
ये सेंटर में नहीं है। और एक दूसरा चीज़ मैंने अभी नोटिस किया कि सब में एक ही कंटेंट है, तो चलो पहले कंटेंट हम लोग फिक्स कर देते हैं, जो भी एक्चुअल कंटेंट है वो डाल देते हैं। दूसरा क्या था, ये हमारा डिज़ाइन कहाँ गया, ये है एसयूवीज़। ठीक, तो एसयूवी का डिज़ाइन डाल देते हैं यहाँ पर, मतलब टेक्स्ट डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये कहाँ गया, ये index.html, यहाँ से एसयूवीज़ को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करें, रहने दो उतना लिख लेंगे। ठीक, एसयूवीज़ ये बड़ा वाला कॉपी करते हैं, और फिर दूसरे में, अरे इसको वहाँ पे नहीं डालना था, हमें इसको डालना था, शिफ्ट अल्ट लेफ्ट एरो, ऐसे करेंगे तो इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है सेलेक्ट हो जाएगा सारा। फिर यहाँ पर एसयूवीज़ लिख देंगे, SUVS। ठीक, सारा स्मॉल में ही चाहो तो लिख दो, स्मॉल में ही लिख देते हैं, ऑटोमेटिक कैपिटलाइज हो जाएगा। और फिर दूसरा जो था वो क्या था, अच्छा हाँ, इसके साथ साथ इमेज भी चेंज करनी है हमें, तो इमेज को हम लोग चेंज करके आइकन SUV कर देंगे। अगर ऐसे करोगे तो ये आइकन SUVs आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जो तीसरा है ये कौन सा है, तो इसके अलावा ये लग्जरी वाला है। ठीक, तो यहाँ पर भी ये नाम जो है डिज़ाइन में, इसका नाम भी लग्जरी है। तो यहाँ पर आओ, उसका कंटेंट कॉपी करो, पहले लग्जरी यहाँ पे लिख देते हैं, LUXARY, LUX स्पेस डालो, हाँ आ गया सजेशन, कंट्रोल स्पेस मैंने किया लग्जरी का। फिर LUXURY, मैं ARY लिखने जा रहा था। ठीक, लग्जरी, कोई बात नहीं, ये कर देते हैं। ये मैंने कंटेंट भी इसका पेस्ट कर दिया है। तो अब चेंज ही नहीं हुआ, लाइव सर्वर मेरा ऑफ हो चुका है। ठीक, इसको ऑन करते हैं फिर से, इसको लाइव सर्वर को ओपन कर लेते हैं। ये देखो चेंज हो गया, ये मेरा क्रोम के अंदर आके खुल गया। तो कोई बात नहीं, क्रोम के अंदर ही कर लेते हैं। ठीक, क्रोम की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी हमें ये वाली विड्थ देखने के लिए भी। तो अभी अच्छा लग रहा है। ठीक, एकदम वैसे बन गया है। कहाँ गया हमारा डिज़ाइन, फायरफॉक्स को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं अभी। तो ये है हमारा डिज़ाइन, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ अपने वेबसाइट को, और ये डिज़ाइन हो गया। तो ये बस ये सेंटर में, हमारा सेंटर में नहीं है, तो सेंटर में कैसे करेंगे, सेंटर में तुम करो। ठीक, ट्राई करो, फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके सेंटर करो, अलाइन आइटम्स कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ऐसा करो। ठीक, तो वो करने से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। देखो ये जो इसका जो मैक्सिमम विड्थ है वो इतना ही है, तो मैक्सिमम विड्थ इसका कैसे मेज़र करेंगे हम लोग। अगर मेज़र करने की कोशिश करें इसको, तो पहले ये इतना बड़ा कर देते हैं ताकि किनारे से जो ब्लैंक स्पेस है वो सारा गायब हो जाए। तो अब फिर अगर इसकी विड्थ मेज़र करें, ये मेज़र नहीं कर पाएगा शायद, इधर नहीं मेज़र कर पाएगा। ये कलर पिकर तो काम करता है इधर, ठीक, क्योंकि ये स्टैटिक फाइल है इसीलिए नहीं काम कर रहा है। स्टैटिक फाइल यानी कि वो है हमारा, अगर इसको भी फाइल्स का वो जाके एक्सेस दें तो क्या पता काम कर जाए। मेजर इट है, अलाउ एक्सेस फाइल यूआरएल्स। ठीक, ये कर दिया। चल के देखते हैं एक बार रिलोड करके। कंट्रोल आर, ये इधर था, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, ये आ गया, काम कर रहा है। ठीक, तो हम इसकी विड्थ को मेज़र कर लेंगे ऐसे, कितने पिक्सल्स की विड्थ है। ठीक, हाइट हम नहीं देंगे, हम केवल विड्थ ही देंगे। हाइट ऑटोमेटिक उसके कंटेंट के द्वारा डिसाइड हो जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम विड्थ है मतलब 910 पिक्सल कर देते हैं। ठीक, थोड़ा सा घट पड़ रही है, मैं अच्छे से मेज़र नहीं कर पा रहा हूँ, तो 910 है, तो इसकी विड्थ दे दो। ठीक, तो अगर चल के विड्थ देंगे हम लोग 900 पिक्सल, विड्थ 900 पिक्सल, तो देखो क्या होगा। ये तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। तो इस तरह से अगर सेंटर करना है तो मार्जिन इनलाइन इन पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, इनलाइन ऑटो। ठीक, मार्जिन इनलाइन ऑटो कर दिया, तो मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो करने से सेंटर में हो जाता है। ठीक, हमने फ्लेक्स बॉक्स वाली वीडियो में देखा था। ठीक, तो ये तो बढ़िया है। अब हमें हाँ, अब हमने विड्थ इस पे दे दी है 900 पिक्सल। तो देखो क्या होगा, जैसे हमारा अभी हमारा व्यू पोर्ट का विड्थ है 1055। ठीक, देखो 1055 है, 50 के आसपास है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो चेंज हो रहा है। तो अगर मैं और भी छोटा करता हूँ इसको,
जैसे ही 900 से कम होगा, ये देखना 900 कितना दिया है मैंने, इसकी विड्थ था 900 दे दी थी, ठीक, और 910 कर देते हैं। तो जैसे ही 910 से कम होगा देखना यहाँ पर, क्योंकि हमने मेज़र किया था तो 910 आया था, 910 से जैसे ही घटेगी यहाँ पर देखो नीचे स्क्रॉल बार आ गया, ये स्क्रॉल बार आ गया, और ये फिर ऐसे रहेगी हमारी विड्थ। तो हमें विड्थ कभी भी नहीं सेट करनी, ना तो हाइट सेट करनी, ना तो विड्थ सेट करनी है, ठीक। अगर हाइट सेट करनी है तो मिन हाइट सेट करनी है, और विड्थ सेट करनी है तो मैक्स विड्थ सेट करनी है। तो मैक्स विड्थ से क्या होगा, ये हमारी जो मैक्सिमम विड्थ होगी वो ये सेट हो जाएगी कि मतलब 910 पिक्सल से ज़्यादा तुम्हें नहीं बढ़ना है, ठीक, लेकिन उससे कम हो सकते हो तुम, ये बता रहा है, ठीक। तो जिसे कम करेंगे ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक। तो ये सही है, ठीक। अब देखो ये इतना तो सही लग रहा है, ठीक, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद लगभग यहाँ तक तो ठीक है, ठीक, लगभग इतना ही ठीक है, लेकिन जैसे ही छोटा होता है ना, लगभग इतने तक ठीक है, 800 पिक्सल तक ठीक है, ठीक, 800 तक ठीक है, लेकिन उससे नीचे आने पर ये थोड़ा सा ख़राब लगने लगता है। ख़राब इन द सेंस मतलब ये अभी देखो थोड़ा सा लंबा लंबा, सारा पतला लंबा हो जाएगा, और हमें मोबाइल में वैसा चाहिए भी नहीं, ठीक। मोबाइल में हमारा ऐसा रह जाएगा, तो मोबाइल में हमें कैसा चाहिए, मोबाइल में, अच्छा हाँ ये देखो अब एक दिक्कत आ गई यहाँ पर, ठीक, ये एक दिक्कत यहाँ पर ये आई है कि हमारा जो ये टेक्स्ट है, इसमें इतना टेक्स्ट है, इसमें ये इतना एक टेक्स्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें एक टेक्स्ट नहीं आ रहा है, तो ये मतलब एक लाइन ये नीचे हो गया ये दोनों, और ये नहीं नीचे हुआ है। तो अब इसको कैसे फिक्स करेंगे, ठीक, तो इसको ऐसे नहीं फिक्स करते हैं, चलो हम लोग इसकी विड्थ ही घटा देते हैं 900 पिक्सल, ठीक। अभी मैं बताता हूँ कैसे फिक्स कर सकते हैं इसको। 900 पिक्सल अगर 890 पिक्सल कर दोगे, नहीं मतलब उस थोड़ा सा बढ़ाना था, 920 करते हैं, 920 पिक्सल, मैंने 920 पिक्सल कर दिया तो इसको स्पेस मिल गया, तो सारे एलिमेंट्स मतलब उधर चले गए हैं। तो लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जैसे छोटा होगा ना सारा आगे पीछे हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो उसको 910 ही रखते हैं, ठीक। तो फिर परमानेंट सोल्यूशन क्या है, कि ये हमेशा नीचे ही रहे कुछ भी हो जाए। तो हमें ये करना होगा, जो हमारा कार्ड है, ठीक, इसको करना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक, फ्लेक्स, ठीक। तो फ्लेक्स करने से तो बहुत सुंदर हो गया, बहुत ही ख़राब हो गया। तो एक सेकंड के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स हटाते हैं, ठीक। फिर से मैं दिखाता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ मैं। ये जो हमारा ये है ना, ये हर एक जो भी एंकर टैग था, एंकर टैग यानी कि कार्ड के अंदर एंकर टैग था, उसको मैं मार्जिन टॉप इतना नहीं दूंगा, कितना कहाँ गया ये मार्जिन टॉप, मैं 3 पिक्सल नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं मार्जिन टॉप दे दूँ ऑटो। अब मार्जिन टॉप ऑटो देने से क्या होगा, जितना भी स्पेस एक्स्ट्रा होगा उतना कवर हो जाएगा, ठीक, उसके टॉप में जितना भी स्पेस होगा एक्स्ट्रा उतना कवर हो जाएगा। तो मार्जिन टॉप ऑटो देके कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो है क्या बोलते हैं, क्योंकि मार्जिन टॉप और बॉटम ऑटो नहीं काम करता है, ठीक। मार्जिन लेफ्ट और राइट ऑटो काम करता है। मार्जिन टॉप बॉटम ऑटो तभी काम करेगा जब हमारा पेरेंट या हमारा एलिमेंट, मतलब हमारे पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हो, यानी कि हमारा पेरेंट फ्लेक्स कंटेनर हो। तो इसका पेरेंट क्या है, हमारा एंकर टैग का पेरेंट ये है ग्रीन कार्ड, मतलब कार्ड ग्रीन कार्ड, यानी कि कार्ड जो है हमारा वो हमारा इसका पेरेंट है। और फिर इसका पेरेंट मतलब ये या तो मतलब इसका या तो क्या मतलब अगर ये पेरेंट होगा तो ये फ्लेक्स आइटम होगा, है ना। पेरेंट अगर हमारा फ्लेक्स है, फ्लेक्स कंटेनर है, तो हमारा फ्लेक्स आइटम होगा। तो फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर ही मार्जिन टॉप बॉटम ऑटो काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मार्जिन टॉप ऑटो दे देता हूँ, ठीक। तो मार्जिन टॉप ऑटो दे दिया और यहाँ पर चल के डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ। अब डिस्प्ले फ्लेक्स करने से तो सब कुछ ऐसा हो गया, बड़ा ख़राब हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये क्या किया इसने, डिस्प्ले फ्लेक्स देने से हमारे इसके जो कार्ड था, कहाँ गया, एक कार्ड के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, एक ठीक, एक है इमेज, एक है SUV मतलब यानी कि H2 है, फिर एक ये है, 4 एलिमेंट्स हैं।
तो इन चारों को एक एक लाइन, मतलब सीधा लाइन में कर दिया, एक लाइन में। तो अगर ऐसा कर दें हम और हम इस ब्राउज़र को क्लोज़ करें तो ये मतलब बहुत ही अजीब सा कर दिया इसने, ठीक। तो इसको क्लोज ना करो ब्राउज़र को, ठीक। सीधा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करो, यहाँ पर आके फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो। तो ये देखो हमारा वैसा ही बन गया है, ठीक। अब ये इमेज तो बहुत बड़ी हो गई है, तो जो ये इमेज है इसकी विड्थ कर दो, इसकी विड्थ जितना पहले थी उतनी कर दो चल के, ठीक। तो एक बार के लिए अगर फ्लेक्स हटा दें तो देख लेते हैं कितनी विड्थ थी इसकी। इसकी विड्थ हाइट केवल विड्थ थी 64 पिक्सल, ठीक। तो इसकी विड्थ एंड हाइट दोनों सेट कर सकते हो इस इमेज की, ताकि बड़ी ना हो। तो कार्ड के अंदर जो इमेज है, डॉट कार्ड के अंदर जो IMG है, इसकी विड्थ कर दो 64 पिक्सल, ठीक। और हाइट भी सेट करनी चाहिए इन केसेस में, इमेजेस में मतलब हमेशा नहीं सेट करनी चाहिए। और तुम्हें पता होना चाहिए तुम कितना सेट कर रहे हो, जितना उसकी है उसी एस्पेक्ट रेशियो में करना है। तो इस केस में मैं उतना ही कर देता हूँ, हाइट 40 पिक्सल। तो मैं प्रोजेक्ट्स बनवाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि कैसे मतलब कब तुम्हें सेट करनी चाहिए, कब नहीं सेट करनी चाहिए। तो अभी मैं अगर फ्लेक्स को ऑन करूँगा तो इमेज मेरी बड़ी नहीं होगी, और देखो मेरा लेआउट जो है उतना ही है, लगभग वैसे ही है। थोड़ा सा बस चेंज आया है। क्या चेंज आया है? ये जो हमारा ये एलिमेंट था, इसका मतलब ये स्ट्रेच हो गया है, ठीक। ये स्ट्रेच होके अभी बढ़ जाएगा, देखना इसकी विड्थ ये बढ़ गई है इधर से इधर, तो उसको भी फिक्स कर लेंगे। लेकिन ये देखो मार्जिन टॉप हमने ऑटो दिया था, तो उससे क्या हुआ है, देखो सारा अलाइन है, देखो सारा मतलब हमेशा अलाइन ही रह रहा है, उधर मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, सारा लगभग अलाइन ही है। तो ये हो गया मार्जिन टॉप ऑटो देने से। लेकिन अब हमारे पास उतनी मार्जिन नहीं बची है यहाँ पर। पहले हमने 48 या कुछ पिक्सल्स दिया था ना, कुछ पिक्सल्स में दिया था, 48 या 40 पिक्सल कुछ दिया था, तो उतना नहीं है। तो वो कैसे करेंगे? तो मार्जिन टॉप उतना ही कर दो, मार्जिन टॉप 2 था 2.5 कर दो, ठीक। 5 EM 2.5 EM कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखें, अगर इधर ही दिखाएगा 48, ठीक। 48 हो जाएगा, तो 2.25 कर दो, 40 हो जाएगा। 48 नहीं होगा, मैंने क्या देख लिया, कुछ तो गड़बड़ देख लिया। हाँ 2.5 था वो कितना होगा, 40 होगा, ठीक। हमें 40 चाहिए, 40 काफ़ी है, ठीक। तो मार्जिन टॉप मैंने ये दे दिया इतना। तो अब देखो, अब फिर से ये वही दिक्कत हो गई, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है मार्जिन टॉप इतना ही दूर रहेगा। तो मतलब तो फिर अब क्या करेंगे, अलाइन सेल्फ करेंगे इसको, अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड, ठीक। तो अलाइन सेल्फ, तो इसको कर देंगे फ्लेक्स एंड। तो इसको मैंने फ्लेक्स बॉक्स की अलाइन नहीं, जस्टिफाई सेल्फ भी नहीं काम करेगा यहाँ पर, तो फिर हमें कुछ दूसरा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे नहीं काम होगा, हमें मार्जिन टॉप ऑटो ही रखना पड़ेगा। तो अब हमने इस पर मार्जिन टॉप ऑटो रख दिया, ठीक। लेकिन इसके बीच में उतना गैप है नहीं, इसके बीच में तो ठीक भी लग रहा है। तो हम इस पे मार्जिन ना दे के अपने P टैग पे मार्जिन बॉटम दे देंगे। मार्जिन बॉटम कितना, 2.5 REM, ठीक। 2.5 REM मैंने दे दिया इसकी मार्जिन बॉटम। तो क्या होगा, हमारे इस P टैग से उतना दूर हो जाएगा, ठीक। लेकिन उतना दूर मिनिमम रहेगा, लेकिन अगर उसके पास स्पेस अवेलेबल है तो वो नीचे और भी भाग जाएगा, जैसे कि ये है, ठीक। ये और भी ऑटोमेटिक उतना मार्जिन ले रहा है। तो ऐसे हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। अब कितना भी टेक्स्ट ऊपर नीचे हो, ये हमारा बटन हमेशा हमारे इससे नीचे ही अलाइन रहेगा। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत ये आ गई है कि ये जो है एकदम से उधर टच हो रहा है, ठीक। ये मतलब एकदम से बड़ा हो रहा है। तो अलाइन सेल्फ इसको कर देंगे हम लोग सेंटर। अब ये अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी मैंने दूसरे वीडियो में बताई है फ्लेक्स बॉक्स के, ठीक। अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एट स्टार्ट करेंगे, सेंटर नहीं। अलाइन सेल्फ नहीं, जस्टिफाई सेल्फ शायद होगा, ठीक। आइटम्स कर दिया, इसको सेल्फ करना था।
जब आइटम्स करना था तो सेल्फ होता है, जब सेल्फ करना होता है तो आइटम्स होता है। ठीक, तो अलाइन सेल्फ मैंने फ्लेक्स बॉक्स की दूसरी वीडियो में बताई है। अगर आपने दूसरी वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक, अभी रहने दो, इसको हम लोग दे देंगे मार्जिन राइट ऑटो। तो ठीक, तो आपने उस वीडियो को देखा है तो कोई बात नहीं, मतलब देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। ठीक, मार्जिन राइट ऑटो दे देंगे तो उतना राइट से भी ऑटोमेटिक इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये मार्जिन राइट ऑटो कैसे काम करता है, ये सब कुछ भी मैंने फ्लेक्स बॉक्स के केस में कैसे मार्जिन राइट ऑटो काम कर रहा है यहाँ पर, ये मैंने बताया है उस वीडियो में। तो आप अगर थोड़े से कंफर्टेबल हो गए हैं इस वीडियो में फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करके तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। नहीं तो ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग सेम काम करवा सकते हैं। ठीक, तो देखो ये फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया अलाइन सेल्फ। ठीक, इसको मैंने दूसरे वीडियो में बताया, तो अगर इसको आपने नहीं देखा है तो मार्जिन राइट ऑटो करके ये कर दो, ये भी वही काम कर देगा। ठीक, तो अब ये हमारा एकदम बढ़िया से बन गया है। अब बस एक दिक्कत है कि हम लोग अगर छोटा करते हैं तो ये हमारा एकदम साइड्स में टच हो रहा है। ठीक, तो साइड्स में टच ना हो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक काम तो ये कर सकते हैं, साइड्स में टच करवाने मतलब दूर करवाने से पहले हम लोग इसको सेंटर में करते हैं, एकदम से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर। तो आप खुद भी ट्राई करिए इसको सेंटर करने का, मैं भी बताता हूँ कैसे सेंटर में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो बॉडी है, ठीक, ये बॉडी के अंदर है हमारा डिव। तो या तो हम अपनी बॉडी की हाइट पूरा करें, तो पहले हाइट बढ़ाएंगे बॉडी की, तभी तो वो सेंटर में होगा उसके। ये बॉडी की हाइट उतनी ही है तो उतना तो सेंटर में है, जितना है बॉडी की हाइट उस हिसाब से तो सेंटर में है, लेकिन हमारे व्यू पोर्ट के सेंटर में नहीं है, पूरे ब्राउज़र के सेंटर में। कैसे करेंगे, बॉडी की हाइट बढ़ा दें। तो नॉर्मली बॉडी की हाइट बढ़ाना उतनी अच्छी बात नहीं होती है। ठीक, तो बॉडी पे उतना अभी हाइट बढ़ाएंगे फिर डिस्प्ले फ्लेक्स भी लगाना पड़ेगा, तो बॉडी में लगा के इसको हम लोग एक डिव के अंदर या एक दूसरे एलिमेंट के अंदर रखते हैं। पूरा जो हमारा कंटेनर है इसको हम एक टैग के अंदर रखते हैं, मेन। ठीक, मेन टैग के अंदर कोई भी तुम दूसरा डिव भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। तुम इसको डिव के अंदर ले लो, ठीक, मतलब एक डिव के अंदर रख दो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो मैंने मेन टैग ले लिया। तो डिव टैग लोगे तो तुम्हें कोई क्लास देनी पड़ेगी, उस क्लास को फिर तुम दोगे। ठीक, मेन डिव या कोई भी क्लास, लेकिन मेन ले लिया, मेन ही तुम भी ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारी वेबसाइट का मेन कंटेंट वहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मेन और यहाँ पर लिख दूँगा मिन हाइट। ठीक, मिन हाइट इसलिए लिखूँगा क्योंकि ये मिन हाइट ही देनी चाहिए, हाइट कभी नहीं देनी चाहिए। 100 VH। ठीक, मिन हाइट मैंने 100 VH कर दी है। तो अब हमारा जो मेन है इसकी हाइट 100 VH हो गई है। और अब हमें दिख रहा है कि मिन हाइट का जो चाइल्ड है, यानी कि हमारा जो कंटेनर कार्ड्स कंटेनर है, ये सेंटर में नहीं है। अब पहले बॉडी में था और बॉडी के सेंटर में था। ठीक, अगर मिन हाइट हटा देता हूँ तब देखो अब ये मेन के सेंटर में है, एब्सोल्युटली सेंटर में। अब तुम इससे ज़्यादा कुछ भी सेंटर में नहीं कर सकते हो तुम। ठीक, तो अब मैंने मिन हाइट दे दी है। तो अब ये हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में है, वर्टिकली सेंटर में नहीं है। हॉरिजॉन्टली कैसे सेंटर में है, हमने मार्जिन ऑटो दिया था। अगर इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा, हमने यहाँ पर मार्जिन ऑटो दिया था, ये देखो, ये मार्जिन इनलाइन ऑटो। तो इनलाइन ऑटो यानी कि मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट को ऑटो कर दिया था, तो ये हमारा सेंटर में हो गया था। ये देखो, अगर मार्जिन इनलाइन ऑटो नहीं देंगे तो ये हमारा स्टार्ट में रहेगा। ठीक, तो मार्जिन इनलाइन ऑटो देके ऐसे मैंने सेंटर में कर लिया था। तो मार्जिन ब्लॉक देके, यानी कि मार्जिन टॉप बॉटम, मार्जिन ब्लॉक का मतलब होता है टॉप एंड बॉटम, मैंने फ्लेक्स बॉक्स वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर मार्जिन ब्लॉक, ठीक, तो ये टॉप एंड बॉटम हो जाएगा। इसको ऑटो कर देंगे अगर, तो नहीं होगा सेंटर में। देखो, जो ऊपर से मार्जिन था वो भी हट गया, जो मार्जिन टॉप एंड बॉटम मैंने दिया था ये, वो भी हट गया। ठीक, तो मार्जिन ब्लॉक से ये वर्टिकली सेंटर नहीं होता है। मार्जिन ब्लॉक से तब सेंटर होगा जब हमारे पेरेंट के ऊपर फ्लेक्स लगा होगा तब। ठीक, तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। ठीक, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ये तो स्ट्रेच हो गया है। तो अगर तुम्हें स्ट्रेच तुम्हें रोकना है, ठीक, स्ट्रेच तुम चाहते हो कि ना हो, तो या तो अलाइन आइटम सेंटर कर दो। ठीक, तो ये सेंटर में हो गया। ठीक, और स्ट्रेच भी नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये तो ऐसा हो गया।
लेकिन चाहो तो ये ना दो तुम, मार्जिन ब्लॉक, मार्जिन इनलाइन ऑटो दिया था ना, तो बस केवल तुम मार्जिन ऑटो दे दोगे, तो मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब ऑटो हो गया, तो ये सेंटर में हो गया। ठीक, बढ़िया है ना। मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओ और मार्जिन ऑटो लगा दो, तो मार्जिन टॉप मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब काम करने लगेगा ऑटो में। ठीक, वैसे केवल लेफ्ट और राइट ही काम करता है। जब ये कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो हमारा सब कुछ मतलब ऑटो वो काम करने लगेगा। ठीक, तो ये हमें इसके जो मार्जिन ऑटो में इस चिल्ड्रन के ऊपर लगाना पड़ता है। ठीक, तो अगर तुम चाहो तो चिल्ड्रन से हटा दो, सीधा यहाँ पे इनलाइन मतलब अलाइन आइटम सेंटर लगा दो। अलाइन आइटम सेंटर, अच्छा अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, तो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ से मार्जिन ऑटो हटा दिया है। ठीक, मार्जिन ऑटो की वजह से वो सेंटर में था, तो मार्जिन इनलाइन ऑटो की वजह से हॉरिजॉन्टली सेंटर में था, तो अभी हमारा परफेक्टली सेंटर में आ गया है। ठीक, और अब अगर देखोगे तो हमारा साइड्स को भी नहीं टच कर रहा है। ठीक, ये देखो यहाँ पर हमारा जो ये मार्जिन था इसके ऊपर कहाँ गया, अभी देखो ये एकदम साइड्स को नहीं टच कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को भी हटा देता हूँ, तब भी देखो ये अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा मेन है। ठीक, मेन के ऊपर मैंने कुछ भी मार्जिन नहीं दिया। ठीक, यहाँ पर मैंने मार्जिन दिया था 1.5 आरईएम, मार्जिन को अगर मैं हटा देता हूँ तो ये मतलब मैंने मार्जिन को हटा दिया है, तो फिर अब क्या हो रहा है 1.5 आरईएम हो रहा है अप्लाई। ठीक, और यहाँ से मार्जिन देखो जब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया था ना, तो भी ये मार्जिन तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैंने नीचे आके मार्जिन इनलाइन ऑटो कर दिया था। ठीक, तो यहाँ पर इसके ऊपर कहाँ था, इसके ऊपर मैंने मार्जिन इनलाइन ऑटो कर दिया था, तो मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो हो गया था। ऑटो यानी कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा था, तो जब हम लोग छोटा कर रहे थे तो साइड्स में टच हो रहा था। ठीक, तो अभी जब हम लोगों ने लाइन आइटम सेंटर और इसका यूज़ करके किया है, तो हमने मार्जिन इनलाइन ऑटो को हटा दिया है। ठीक, यहाँ से देखो मार्जिन इनलाइन ऑटो हटा दिया है, मुझे कमेंट कर देना चाहिए था, मैंने हटा दिया था, मैंने हटा दिया है। फिर से मैं लिख देता हूँ मार्जिन इनलाइन ऑटो। ठीक, मार्जिन इनलाइन ऑटो कर दिया, तो देखो यहाँ पर तो सेंटर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आके दिक्कत क्रिएट कर रहा है ये कि ये मतलब ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, मतलब साइड्स को टच कर रहा है। ठीक, मतलब वही मतलब ऑटोमेटिक अब स्पेस नहीं है, तो मार्जिन कुछ भी नहीं क्रिएट कर रहा है। तो इसको हटा के अगर हम लोग जस्टिफाई कंटेंट लाइन आइटम्स के साथ सेंटर करेंगे, तो मार्जिन हमारा मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब कुछ रहेगा 1.5 आरईएम। ठीक, तो ऐसे हम लोग सेंटर कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स भी लगा देंगे। ठीक, तो एकदम से सेंटर हो गया। अब अगर तुम चाहते हो कि डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो, लेकिन लाइन आइटम्स का तुम्हें नहीं यूज़ करना है, ठीक, और तुम्हें इन लाइन ही मतलब मार्जिन ऑटो करके ही सेंटर करना है, तो अगर मैं मार्जिन ऑटो कर दूं, ठीक, तो मार्जिन ऑटो से भी सेंटर हो जाएगा, लेकिन एकदम से ये टच होगा। ठीक, साइड में टच होगा, तो फिर उस केस में तुम यहाँ पर पैडिंग आके दे सकते हो, पैडिंग 1.5 आरईएम। ठीक, पैडिंग दे दोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास जो भी पहले था। ठीक, तो हमारे इसके अंदर थोड़ा सा अंदर से स्पेस क्रिएट हो गया हमारे मेन के अंदर, तो ये सारे जो उसके चाइल्ड हैं वहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक, पैडिंग को छोड़कर फिर स्टार्ट होंगे। तो ऐसे हम लोग कई तरीके होते हैं सेम चीज़ को करने के लिए। मैं पैडिंग को कमेंट कर देता हूँ, और ये अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये ज़्यादा सही तरीका है। मार्जिन ऑटो भी हटा देते हैं, तो दोनों तरीके सही हैं, गलत सही ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं चीज़ें। ठीक, तो अगर उस केस में मतलब हो सकता है तुम्हें उसका ज़रूरत पड़ जाए कभी। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं लगभग 800 पिक्सल से नीचे आता हूँ, तो मेरा ये बटन भी बड़ा हो जाता है और सारा मतलब छोटा हो जाता है। और एक चीज़ देखोगे अगर आके, तो यहाँ पर ये इसकी विड्थ अगर हम देखें, तो यहाँ पर हवर करेंगे। अब ये फायरफॉक्स में चल के देखते हैं, मैंने फायरफॉक्स क्लोज कर दिया था, फायरफॉक्स में अभी ज़रूरत पड़ेगी। फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स में अगर चल के देखें, तो
आपको क्या लग रहा है, इन सब की विड्थ इक्वल होगी? हम्म? या अगर किसी की कम होगी तो सबसे कम किसकी होगी? ठीक, तो चलो चल के देखते हैं। ये इसकी विड्थ जो है 298 है, इसकी विड्थ 300 है, ठीक, और इसकी विड्थ मतलब 305 है, और इसकी विड्थ 306 है, और इसकी विड्थ कितनी है? 298। तो ये क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है, इक्वल क्यों नहीं है? तो इक्वल इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो में बताया था, क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो बेस साइज़ है, ठीक, बेस साइज़ वो उसके हमने इस पर विड्थ नहीं दिया है तो उसके कंटेंट विड्थ से डिसाइड होगा। तो अगर यहाँ पर आके देखेंगे लेआउट के अंदर, इस फ्लेक्स को ऑन कर देंगे, लेआउट के अंदर अगर आके देखेंगे तो ये बेस साइज कंटेंट साइज से ले रहा है, ठीक। यहाँ पर इसका जो कंटेंट साइज है वो 3089 पिक्सल है। फिर इसका नहीं, ये हमारा जो ये है, क्या बोल रहे हैं, ये हमारा जो फर्स्ट कार्ड है, ठीक, इसका जो बेस साइज है ये मुझे इस ऐसे दिखाएगा, ठीक, ये है 900 पिक्सल, ठीक, इसका जो बेस साइज है 912 पिक्सल है, इसका बेस साइज 947 पिक्सल है, ठीक। तो सबका बेस साइज अलग अलग है, ठीक। तो ये और इसका बेस साइज 941 है, ठीक, इसका कितना है? 947 है, और इसका कितना है? 912 है। तो इसीलिए सबकी विड्थ अलग अलग है, ठीक। और ये बेस साइज ये जो डिसाइड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो कंटेंट साइज के हिसाब से डिसाइड होती है। तो जिसमें सबसे लंबा कंटेंट होगा, जैसे इसमें सबसे लंबा कंटेंट है, ठीक, ये लास्ट वर्ड इसमें लंबा है थोड़ा सा, मतलब वो डिसाइड करता है मतलब इस टेक्स्ट को। अब यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट टेक्स्ट है उसको कंसिडर किया जा रहा है, तो ये पूरा जो पैराग्राफ है उसको एक लाइन में रखा जाएगा, फिर वहाँ से उसकी कंटेंट साइज उसको डिटरमाइन किया जाएगा, फिर उसकी वहाँ से उतने % सबको श्रिंक किया जाएगा। तो मान लो अगर एक एलिमेंट की 800 विड्थ थी, ठीक, 800 कंटेंट साइज थी, और एक एलिमेंट की मान लो अगर 200 ही थी, तो अगर 10%, अगर 50% श्रिंक करोगे 200 वालों को तो वो 100 हो जाएगा, और अगर 800 वालों को करोगे तो वो 400 होगा घट के, ठीक। तो घट रहा है सारा इक्वल रेट से, लेकिन स्टार्टिंग में ही जो बड़ा था वो एंड में जाके बड़ा ही रहेगा। तो ये स्टार्टिंग में ही ये बड़ा है, ठीक। यहाँ पर हम ये ऑरेंज वाला नहीं, ये ग्रीन वाला देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही 947 है। तो ये फाइनल भी जो निकल के आ रहा है ये अभी इस केस में कितना आ रहा है? 291। ये कितना आ रहा है? 284। और ये सबसे कम आ रहा है 290 आ रहा है। तो यहाँ से डिसाइड हो रहा है कंटेंट साइज से कौन कितना बड़ा रहेगा। तो हम इस कंटेंट साइज को, यानी कि इसको बेस साइज भी बोल सकते हैं, तो बेस साइज को इक्वल कर देते हैं चल के। तो बेस साइज को कैसे इक्वल करेंगे? कैसे भी कई तरीके हैं, ठीक, तो हम कुछ भी करके इक्वल कर सकते हो। तो सबसे जो एफिशिएंट तरीका है वो ये होता है, विड्थ दे दो कार्ड की, हर एक कार्ड की विड्थ दे दो 100%, ठीक। तो अब देखो सारे की विड्थ इक्वल हो जाएगी, बेस साइज इक्वल हो गई, ठीक, बेस साइज 100% है, और पिक्सल्स में देखो 867 है, 867, इसकी भी ये इधर चला गया, 867 उसकी भी है, और 867 इसकी भी है, ठीक। देखो ये सबकी जो बेस साइज है वो 867 है, और 867 कितनी है, क्या है? ये पेरेंट की एक्चुअल साइज है। यहाँ पर अगर देखोगे अभी इधर आएगा, ठीक, ये जो हमारा पेरेंट है इसकी साइज 867 है। तो उतना ही हर एक एलिमेंट को बेस साइज मिल गया है, लेकिन अब वो जगह नहीं है तो श्रिंक हो रहे हैं इक्वल रेट से, और इक्वल रेट से श्रिंक हो रहे हैं तो इस फाइनल विड्थ भी इक्वल आ रही है, ठीक। तो तुम्हें ऐसे पता होना चाहिए, ठीक, कि फ्लेक्स करने से हर एक एलिमेंट की विड्थ इक्वल नहीं हो जाएगी, ठीक। मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है पिछली वीडियो में। तो अब हमारे सारे एलिमेंट्स की विड्थ एकदम परफेक्टली इक्वल है, ठीक। तो अभी तो हमें इक्वल नहीं दिख रही थी, ठीक, अभी हमें इक्वल मतलब इतना बहुत ही 4-5 पिक्सल्स का डिफरेंस था, इसीलिए हमें लग रहा था कि इक्वल है, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चल के थोड़ा सा भी कंटेंट बढ़ा देता, ठीक, मैं अगर इसका एक सेंटेंस एक्स्ट्रा लिख देता हूँ इसके अंदर, बस इसके अंदर मैंने एक सेंटेंस एक्स्ट्रा लिख दिया, देखो डिफरेंस दिखने लगा क्लियरली, ठीक। अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो एक सेंटेंस और बढ़ा देते हैं, ये देखो अब तो क्लियर है, ठीक। तो ये जितना भी उसके अंदर कंटेंट होता है, कंटेंट साइज वहाँ से डिसाइड करता है विड्थ, ठीक। तो इसकी स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ी है तो श्रिंक होगा तो और मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा।
तो हम क्या करेंगे, इसकी सीधा विड्थ जाके हम बेस साइज को कर देंगे विड्थ। ठीक, तो विड्थ कर दिया हमने 100%, ये यहाँ पर सेलेक्ट है इसीलिए आ रहा है, इसको हटा देते हैं। तो अब इक्वल हो गया, तो अब हाइट बढ़ेगी उसकी। ठीक, मतलब विड्थ इक्वल रहेगी सबकी, अगर कंटेंट ज़्यादा है तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इतना हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए। ठीक, तो ठीक है, हाँ हो गया। तो ये हो गया हमारा, मतलब इक्वल विड्थ अगर हमें देना है तो ऐसे देंगे हम। तो एक और तरीका होता है, ये मैंने फ्लेक्स बॉक्स की दूसरी वीडियो में बताया था, विड्थ ना दे के हम लोग फ्लेक्स बेसिस दे सकते हैं, फ्लेक्स बेसिस। तो फ्लेक्स बेसिस 100% अगर कर देंगे तो ये हमारा मतलब ये भी विड्थ की तरह ही काम करता है, लेकिन फ्लेक्स बेसिस और विड्थ में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने अच्छे से बताया है उस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको समझना है विड्थ और फ्लेक्स बेसिस में डिफरेंस क्या होता है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं आराम से। तो ये देखो, ये हमारा बेस साइज फ्लेक्स बेसिस से उठा रहा है। ठीक, और अगर हम विड्थ भी लगा देते हैं, फ्लेक्स बेसिस भी लगा देते हैं, तो फ्लेक्स बेसिस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। फ्लेक्स बेसिस से हमारी जो बेस विड्थ है उसको उठाया जा रहा है। तो ये मैं अभी फ्लेक्स बेसिस को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो ये मैं विड्थ यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक, विड्थ 100%, सारी की विड्थ इक्वल हो गई। अब देखना, ये तो हो गया, लेकिन अब जैसे इस पॉइंट पर आता हूँ मैं इसमें अब क्रोम में खोल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक, दोनों का यूज़ करेंगे जब जिसका काम लेगा। जैसे यहाँ पर विड्थ दिखाता है तो थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, फायरफॉक्स में इधर दिखाता नहीं है, ये चेंज करेंगे तो वो थोड़ी सी कम अच्छी चीज़ है वहाँ पे। तो क्रोम में मैं ऐसे करता हूँ, तो जब लगभग ये 800 पिक्सल के बाद बहुत पतला पतला लगने लगता है ना, 800 क्या 900 पिक्सल के बाद ही। ठीक, तो मान लो 800 पिक्सल तक मुझे ठीक लग रहा है किसी भी कारण से, तो 800 पिक्सल तक ठीक है। लगभग 800 पिक्सल तक भी नहीं ठीक है, ये 850 करते हैं। तो 850 पिक्सल तक तो ठीक है, उसके नीचे बहुत पतला हो रहा है। ठीक, और मोबाइल में कर देंगे तब तो ऐसा हो जाएगा, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या करें, तो हमें अगर वो पता होता मीडिया क्वेरीज तो क्या करते, चलो मैं दिखा देता हूँ करके। ठीक, अभी हम लोग करेंगे नहीं, तो चलो कर देता हूँ मैं, ऐट मीडिया। ठीक, ऐसे ही कर देते हैं, ऐट मीडिया। फिर इसका सिंटैक्स होता है जो भी ऐसे होता है, मैक्स विड्थ। अब हमें 850 पिक्सल पर 850 पिक्सल पर वो करना है 850। ठीक, तुम बस ऐसे टाइप कर दो, समझने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यही कि मीडिया क्वेरी क्या होती है, कैसे काम करती हैं। तो हम इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं, विड्थ की स्पेलिंग मैंने बहुत सही लिख दी है। ठीक, WIDTH। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है और कैसे काम कर रहा है जो मीडिया क्वेरी है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। किसका, ये हमारा जो कहाँ गया, एक कंटेनर है, अभी हमने फ्लेक्स लगाया, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है। ठीक, इसका आगे हमने देखा था फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने ये कर दिया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो अभी देखना, जैसे ही 850 पिक्सल की विड्थ आएगी, ये देखो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया, और इसकी विड्थ ऐसे हो गई है कुछ। ठीक, तो अब देखो ये मोबाइल में ऐसा हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ तो दिक्कत है। ठीक, ये हमारा जो पी टैग है ये जा रहा है कहीं और ही जा रहा है। ठीक, देखो इतना लंबा हो रहा है, कितना, क्योंकि हमने ये फॉन्ट साइज, फॉन्ट विड्थ। ठीक, तो हमने इसकी विड्थ जो है, हाँ हमने इसकी विड्थ 100% कर दी है। ठीक, तो इसकी विड्थ कितनी हो रही है, 380। ये कार्ड की विड्थ हम अगर कम करके देखें स्टाइल्स में, 100% हटा देते हैं। ठीक, 100% हटाना पड़ेगा। तो ये हमारा मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन कर दिए, तो ये हमारा हो तो गया, लेकिन ये
हमने जो ये विड्थ दी थी कार्ड की 100%, ये दिक्कत कर रही है। ठीक, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये हमारे एलिमेंट्स को बाहर लेके जा रहा है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से ओवरफ्लो हिडन हटा देता हूँ, तो मैंने कार्ड के ऊपर, कंटेनर के ऊपर ये ओवरफ्लो हिडन दिया था, तो ये देखो इतना बड़ा हो रहा है। तो 100% का मतलब होता है अपने पेरेंट की विड्थ का 100% कर दो। ठीक, तो अभी मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो इस समय पर हमारे अब ये फ्लेक्स जो भी फ्लेक्स श्रिंक है ना, ये हमारे विड्थ को अब नहीं श्रिंक कर रहा है। पहले हमने 100% विड्थ दे दी थी, तो हमारे पेरेंट मतलब हमारे पेरेंट के ऊपर मतलब वो था मतलब फ्लेक्स मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स था। ठीक, तो फ्लेक्स डायरेक्शन जब रो होता है तो विड्थ को श्रिंक किया जाता है, जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होता है तो हाइट को श्रिंक किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी विड्थ को नहीं श्रिंक किया जा रहा है। ठीक, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे इस एलिमेंट की विड्थ हमने दी थी 100%, तो वो कार्ड कंटेनर के विड्थ के इक्वल हो रही है। ठीक, तो कार्ड कंटेनर की विड्थ देखोगे तो 388 है। ठीक, कार्ड कंटेनर की विड्थ 388 है। ठीक, और इसकी विड्थ देखोगे तो इसकी विड्थ 388 है। तो इसकी विड्थ 388 है, तो ये स्टार्ट तो हो रहा है यहाँ से। ठीक, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक, लेकिन वो उसके बाहर जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा जो पेरेंट है इधर से स्टार्ट हो रहा है, एकदम एज से। ठीक, और ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो 388 थोड़ा उससे बड़ा हो जाएगा, उससे मतलब बाहर निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पर विड्थ को ऑटो करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो हमारा कार्ड है इसकी विड्थ को ऑटो कर देंगे यहाँ पर डॉट कार्ड। तो हम बता रहे हैं कि जब इसकी विड्थ हो जाए, मतलब ऑटो कर देते हैं, विड्थ ऑटो कर दो, नहीं तो अनसेट भी कर सकते हैं। अनसेट यानी कि जो भी हमने विड्थ सेट करी है उसको हटा दो। ठीक, तो हमने विड्थ को अनसेट कर दिया है। ठीक, ऑटो कर देंगे तब भी वही काम करेगा, ऑटो। ठीक, तो अभी वही काम कर रहा है। ठीक, तो ऑटो अनसेट में दोनों कमेंट करके लिख देता हूँ। अनसेट ही रहने देते हैं, ऑटो तो आपको पता ही है। ठीक, नहीं तो मैं ऑटो लिख के यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ WIDTH। इसका फाइनल कोड मैं वहाँ पे दे दूँगा, फाइनल कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखो मेरा हो गया। ठीक, अब ये मीडिया क्वेरी मैंने यूज़ किया। अभी आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मीडिया क्वेरी क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज़ करके एकदम अच्छे से एकदम ट्रूली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक, तो मीडिया क्वेरी कंबाइंड विथ फ्लेक्स बॉक्स एकदम मस्त चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है एक्स्ट्रा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पर आके कि इसकी मैक्स विड्थ जो है, हमारा जो कार्ड्स कंटेनर है, इसकी यहाँ पर मैक्स विड्थ हो जाए 500 पिक्सल। ठीक, पहले हमने मैक्स विड्थ सेट करी थी यहाँ पर, इसकी कहाँ गया, इसकी मैक्स विड्थ 910 पिक्सल सेट करी थी। ठीक, यहाँ पर हमने सेट कर दी मैक्स विड्थ 500 पिक्सल। 500 पिक्सल भी ज़्यादा लग रहा है तो 400 कर दो। तो अभी हम बता रहे हैं कि जब हमारा व्यू पोर्ट का विड्थ है ये 800 पिक्सल हो जाए, ठीक, इतना बता रहे हैं, तो ये सारी स्टाइल्स अप्लाई करना है, ऊपर वाली को ओवरराइट कर देना है। ठीक, तो ये हो रहा है, अब देखो। ठीक, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा टाइम इसीलिए लगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। एक्चुअल में मैं अगर मुंह बंद करके बस केवल बनाता रहूँ तो ये 15 मिनट में बन जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ ही, मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अगर आप हाइट सेट कर देंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, विड्थ सेट कर देंगे तो ओवरफ्लो आ जाएगा। ठीक, तो ये सब कुछ मैं बताता चल रहा हूँ और मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको मैं बताता चल रहा हूँ, इसीलिए वीडियोस लंबी रहेंगी जो भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक, तो आगे से जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आप लोग धीरे धीरे जब थिंकिंग समझ जाओगे तो उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आराम से समझ आएगा। ठीक, तो मैं बस इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब बस केवल प्रोजेक्ट्स ही नहीं बना रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि मैं क्यों बना रहा हूँ ऐसे। ठीक, मैं कोई स्टाइल क्यों दे रहा हूँ, हाइट क्यों दे रहा हूँ, विड्थ क्यों दे रहा हूँ, मार्जिन ऑटो क्यों दे रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को बना के आप लोग केवल इस प्रोजेक्ट को ही बनाना नहीं, बहुत कुछ भी सीख गए होंगे जो कि हम लोग नए प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीडिया क्वेरीज सीखेंगे, मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं, और मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके हम लोग इसका स्टाइल भी चेंज कर देंगे। जैसे हमारा मोबाइल में चेंज होगा ना, अभी मोबाइल वर्जन चेंज हो रहा है ऐसे ही आके। ठीक, तो इसका स्टाइल भी चेंज कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी हम लोग मीडिया क्वेरी को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। फिर उसके बाद फिर से हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।